हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी। आपने तो इंग्लिश एग्ज़ाम अच्छे से फोड़ दिया। अब एएनवीएस की बारी है और एएनवीएस में भी बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाएगा। बस आप बिलीव रखिए और जितना भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, देखिए ये जो एएनवीएस का जो मैराथन है वो दो पार्ट में आएगा। पार्ट ए और पार्ट बी में आएगा, ठीक है। अभी आप पढ़ लो, फिर जब ये चैप्टर वन जो हमारा अभी पार्ट ए है, ये हमारा पार्ट ए है, ठीक है। पार्ट ए में हम लोग चैप्टर वन एंड चैप्टर टू डिस्कस करेंगे। और जब मैं मैराथन एंड करूंगा ना, तो आपको क्वेश्चन पेपर बता दूंगा कैसे आपके एग्जाम में पेपर क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा बता दूंगा। जैसे आपका 10 नंबर का एमसीक्यू आएगा, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वो मैं आपका आफ्टर, मतलब इस वीडियो के सबसे लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो आप ना सबसे पहले चैप्टर वन और चैप्टर टू अभी कर लो, दिस इज द पार्ट ए। और अर्ली मॉर्निंग कल 10 बजे पार्ट बी आएगा। ये ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का होगा मैक्सिमम। दो जो चैप्टर वन चैप्टर टू मैक्सिमम 1.5 घंटे का होगा, और जो चैप्टर 3, 4, 5 है वो भी पकड़ लो, मैक्सिमम 2 या 2.5 घंटे का होगा। मतलब आपका ना 10 बजे अगर मैं लॉन्च करूंगा, तो अगर आप उस वक्त देख लोगे तो 12 बजे तक आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है, तो आप 1.5x पे देख लोगे या 2x में देख लोगे, तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए स्टार्ट करते हैं, जो कि आज आ रहा है। और कल कल हमारा 21 तारीख को हमारा पार्ट बी आ जाएगा, जिसमें हम लोग चैप्टर 3, 4, 5 करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सर ये इन्वायरमेंटल स्टडीज होता क्या है। ये इन्वायरमेंटल स्टडी होता है क्या, सबसे पहले ये बात करते हैं, ठीक है। देखो, इन्वायरमेंटल स्टडी क्या होता है उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल से आप रिलेट करो, ये एग्जांपल से आप रिलेट करो कि कैसे हम इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक पेड़ लगाया, ध्यान सुना, आपने एक ट्री लगाया, एक प्लांट लगाया, ठीक है। आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, तो जब भी हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। हम लोगों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया, और प्लांट ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड किसको दिया, प्लांट को दिया। प्लांट ने हमें दिया ऑक्सीजन। तो हमारे वजह से प्लांट जिंदा है, प्लांट के वजह से हम जिंदा है। तो क्या हो रहा है, इंसान का नेचर के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है ना सर। और क्या क्या फायदा है, हम जब प्लांटेशन करते हैं तो वहाँ जहां पर भी प्लांट लगे रहते हैं, वहां का इन्वायरमेंट देखो ना, काफी कूल होता है। तो जो प्लांटेशन होता है ना, वो हार्मफुल जो गैसेस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें होती है ना, उनको एब्जॉर्व करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। जो हमारी एयर होती है ना, एयर की क्वालिटी को बढ़ाता है। जहां पर भी देखो ना, आप किसी भी गार्डन में जाकर देखो, जहां पर भी बहुत सारे प्लांट वगैरह है, जहां पे बहुत सारे हरियाली टाइप की होती है, वहां पे ध्यान से देखना, इन्वायरमेंट काफी कूल होता है। वहां पे ना आपको कितना भी आपका मूड खराब रहेगा, पर वहां जाकर आपको अच्छा लगने लगेगा। बिकॉज वहां की जो एयर क्वालिटी होती है काफी बेस्ट होती है। तो प्लांटेशन करने से क्या हो रहा है, एयर क्वालिटी अच्छी हो रही है, इन्वायरमेंट क्लीन हो रहा है, हमें अच्छी क्वालिटी का ऑक्सीजन मिल रहा है, जिससे हमारा लंग्स वगैरह काफ़ी सुरक्षित है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम और आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं। इसकी जो स्टडी है, इसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इन्वायरमेंटल स्टडी बेसिकली क्या करता है, एक स्टडी करता है, एक अध्ययन करता है कि कैसे हम और आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ इंटरलिंक है। कैसे हमारे एक्शंस नेचर्स को बर्बाद कर सकते हैं, कैसे नेचर के एक्शंस हमें बर्बाद कर सकते हैं, कैसे हमारा उठाया हुआ सही कदम नेचर को प्रोटेक्ट कर सकता है। इन सब की जो स्टडी है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। तो इन्वायरमेंटल स्टडी बेसिकली क्या करता है, एक अध्ययन करता है, एक स्टडी करता है कि कैसे लिविंग थिंग समझ गए। हम आप पेड़ पौधे पेड़ पौधे जानवर जीव जंतु, दे आर द लिविंग थिंग्स। तो कैसे लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एनिमल्स इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग, मतलब आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमने ऑक्सीजन रिलीज, हम लोगों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, प्लांट ने ऑक्सीजन रिलीज किया। हमें चाहिए ऑक्सीजन, हमें चाहिए ऑक्सीजन, प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लांट फिर क्या कर रहा है, उस पूरे एयर को क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है, इन्वायरमेंट को कूल कर रहा है। और अच्छी खासी अगर प्लांटेशन होती है तो क्लाइमेट भी क्या रहता है, अच्छा रहता है। तो हमारे और प्रकृति के बीच में क्या हो रहा है, एक लेन देन हो रहा है। इसी की जो स्टडी होती है ना, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी। इट लुक एट हाउ ह्यूमन अफेक्ट द नेचर, कैसे इंसान नेचर को अफेक्ट करता है, एंड हाउ नेचर अफेक्ट द अस। मतलब ये इन्वायरमेंटल स्टडी हमें ये बताता है कि कैसे हम नेचर को अफेक्ट करते हैं और नेचर हमें कैसे अफेक्ट करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर फैक्ट्री से, ठीक है, अगर फैक्ट्री से बहुत सारे हार्मफुल गैसेस या गंदे गंदे पानी निकल रहे हैं,
बहुत सारा वेस्टेज निकल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, नदी खराब हो रही है, नदी में जो मछलियां हैं वो मछलियां खराब हो रही हैं। या अगर हम पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कट करेंगे, जंगल बहुत ज़्यादा कट करेंगे, तो कैसे हमारा क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है, इसकी जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, तो सर फायदा क्या है इन्वायरमेंटल स्टडी करने से? फायदा क्या है, देखो भाई, जब हम इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी गलती क्या है, हमारे किन किन स्टेपों से, हमारे किन किन एक्शन से इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल स्टडी से हमें पता चलता है नेचर्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है कि भाई हमारा कौन सा एक्शन नेचर को बर्बाद कर सकता है। आपने सुना होगा भाई प्लास्टिक मत यूज करो, तो आपको कैसे पता चला प्लास्टिक ना यूज करो? कभी तो कुछ तो स्टडी हुई होगी कि हाँ भाई प्लास्टिक अगर हमारे नदी में जाता है, तो जब वो प्लास्टिक पिघलता है, जब वो डिकम्पोज होता है, उससे पूरा वाटर सिस्टम खराब होता है। नदी में जितने भी जीवन है, जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, नदी के अंदर भी तो बहुत सारे प्लांट होते हैं ना, नदी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु, नदी के अंदर भी बहुत सारी लाइफ होती है भाई। आपके इसी आपका सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा कि भाई जीवन के नदी के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उनका अपना एक लाइफ स्टाइल है। तो कैसे एक प्लास्टिक नदी में गया और नदी के जीव जंतु को खराब किया? तो स्टडी किया, पता तो चला ना कि भाई प्लास्टिक से हमारा जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। ना सिर्फ प्लास्टिक को अगर आप जलाओगे तो उससे जो केमिकल निकलता है, जो गैसेस निकलती है, उससे पूरी एयर क्वालिटी खराब हो रही है। तो कभी तो आपने स्टडी किया होगा, तभी तो आपको पता चला भाई प्लास्टिक अवॉइड करो, उसके जगह आप कागज यूज करो, स्टील यूज करो, पर प्लास्टिक मत यूज करो। तो इन्वायरमेंटल स्टडी बेसिकली क्या बताता है ना कि हमारा नेचर है क्या, हमारे किन किन एक्शन से नेचर खराब हो सकता है, और हमारे किस स्टेप से नेचर अच्छा हो सकता है। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि भाई प्लांटेशन लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, आपने बचपन सुना होगा। आपने बचपन सुना होगा कि जीव जंतु पर दया करना चाहिए, जीव जंतु को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपने बचपन से पढ़ा होगा। यही इन्वायरमेंटल स्टडी बताती है कि कैसे इंसान, मतलब कैसे प्रकृति आपस में लेन देन कर रहा है, कैसे जीव जंतु प्लांटेशन आपस में क्या कर रहा है, लेन देन कर रहा है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझना। आपने क्या किया, एक प्लांट, आपने बेसिकली एक प्लांट लगाया। अब इस प्लांट की जो पत्तियां हैं, जो लीव्स है, इस लीव्स को कौन खा रहा है? एनिमल खा रहा है, मतलब मान लो डियर खा रहा है। डियर को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है। आया वो सामने। तो कहीं ना कहीं आपका एक स्टेप्स, इनको जीवन, एक स्टेप, आपका जो एक स्टेप है वो क्या कर रहा है, एक पत्ती क्रिएट कर रहा है, पत्ती से एक जन का पेट भर रहा है, और इनके वजह से लायन का पेट भर रहा है। तो हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमने लगाया पेड़ पौधा, पेड़ पौधे से जो पत्तियां निकली, पत्ती खा रहा है जानवर, जानवर को एक दूसरा जानवर खा रहा है। एग्जाम्पल, डियर पत्ती खाए, डियर क्या किया, पत्ती खाया, डियर को कौन खा गया? लायन खा गया या टाइगर खा गया। तो हम आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम लेन देन कर रहे हैं। इसी ट्रांजेक्शन को, इसी लेन देन को, इसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। होपफुली आपको समझ में आ गया। क्यों मैंने इतना जोर मैंने दिया, बिकॉज पूरे चैप्टर क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इन्वायरमेंटल स्टडी पे बहुत ज़्यादा बोला आपको। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल स्टडी का? ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी क्यों करते हैं? सिंपल सी बात भाई, हमें अपने आसपास के जो को नेचर है हमें समझना है ना, हमें अपने इन्वायरमेंट को समझना है। दैट इज वाई हमें इन्वायरमेंटल स्टडी करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर इन्वायरमेंटल स्टडी नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम एनिमल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम एयर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमें अगर नेचर को समझना है तो हमें इन्वायरमेंटल स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे ये हेल्प करता है। ये जो इन्वायरमेंटल स्टडी क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर, लैंड, इन सबको, ये जो हमारे आसपास है, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सबको प्रमोट करने के लिए मदद करता है इन्वायरमेंटल स्टडी। प्रोटेक्ट द हमारा जो इकोसिस्टम है, देखो ना, ये सब मिलके क्या बनता है, ये सब मिलके तो इकोसिस्टम बनता है ना। तो इन्वायरमेंटल स्टडी हेल्प करता है। देखो, पहले हम नेचर को समझेंगे तभी तो प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक आप समझोगे नहीं, आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम नेचर को समझेंगे, फिर हम अपने जो इकोसिस्टम है, ये देखो, हम आप प्लांट, देखो ना, ध्यान सुना, हम और आप प्लांटेशन, एनिमल, पेड़ पौधे, जंगल, जो नदी है, जो समुद्र है, जो झील है, जो तालाब है, ये सब मिलके क्या, माउंटेन है, ये सब मिलके क्या बना रहा है, इकोसिस्टम बना रहा है। तो सबसे पहले हमको नेचर को समझना है और प्लस नेचर को प्रोटेक्ट करना है। तो पहला क्या ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछे या तुमसे इंपॉर्टेंस पूछे या तुमसे स्कोप पूछे, आंसर ये लिखना है कि भाई नेचर को अंडरस्टैंड करना है और नेचर को प्रोटेक्ट करना है। प्रिवेंट द पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है। इन्वायरमेंटल स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है, या ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें पोल्यूशन से बचाता है। पोल्यूशन ना करे, आपने पढ़ा होगा
आपने पढ़ा होगा कि भाई कोयला मत यूज करो, प्लास्टिक मत यूज करो, बिकॉज आपने पोल्यूशन होता है। आपने पढ़ा होगा सर पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, बिकॉज आप पेड़ पौधे कट कर दोगे तो भाई ऑब्वियसली पूरा क्लाइमेट खराब हो जाएगा। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस को ऑब्जर्व करते हैं, पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वो हार्मफुल गैसेस कौन ऑब्जर्व करेगा? तो कहीं ना कहीं प्रिवेंट द पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला कि भाई हम नेचर को समझना है, हमें इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? ये जो भी आप देख रहे हो अपने आसपास, दैट इज योर इकोसिस्टम। हम और आप, जो हम और आप, पेड़ पौधे, रिवर ओशियन माउंटेन, सब कुछ मिलकर क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। तो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है। अब प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी, जब आप इन्वायरमेंटल स्टडी करते हो ना तो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उनको इस प्रकार से यूज करना है जिससे प्रेजेंट का भी नीड फुलफिल हो और फ्यूचर का भी नीड फुलफिल हो। एग्जांपल दूं, अगर आप बताओ हमारे आसपास बहुत सारे क्या है, प्लांटेशन है। अगर तुम बताओ, अगर तुम लोग सारे प्लांट को, सारे पेड़ पौधे को कट कर दोगे तो प्रेजेंट का नीड तो फुलफिल कर लोगे। लेट से तुमने आधा जंगल खाली कर दिया, आधा जंगल तुमने खाली कर दिया, तो तुम्हारा प्रेजेंट तो नीड फुलफिल हो गया। बचा हुआ जंगल से तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, बट आपका लाइफ भी तो कम हो गया। और वो बचा हुआ जंगल तुमको कितना ऑक्सीजन देगा? प्लस ये सोचो ना, तुम्हारे जाने के बाद जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए तो आपने जंगल छोड़ा ही नहीं। तुमने जितने भी रिवर हैं सब पे तुमने मिट्टी डाल डाल करके वहां पर इंडस्ट्री खड़ा कर दिया, वहां पे घर बना दिया। तो भाई साहब, ये रिवर जो तुम्हारा, उस रिवर के अंदर कितने सारे जीव जंतु हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने तो बर्बाद कर दिया। तुम्हारा प्रेजेंट नीड तो फुलफिल हो गया बट तुम्हारा फ्यूचर नीड तो फुलफिल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल स्टडी हमें बताता है कि भाई हमें सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है। हम अगर पेड़ कट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम हम दूसरे जगह पे पेड़ लगा रहे हैं। अगर हमने 4 पेड़ कट किया तो 4 पेड़ हमने लगा भी दिया। तो जो 4 पेड़ हमने कट किया उससे फर्नीचर बना, उस फर्नीचर से हमारा लेट से प्रेजेंट नीड फुलफिल हुआ। बट आपने जो 4 एक्स्ट्रा प्लांट लगाया, अगर आपने 4 कट किया तो 4 प्लांट लगा दिया, तो वो आपने जो 4 प्लांट लगाया वो तो आपके फ्यूचर के नीड को फुलफिल करेगा। इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वायरमेंटल स्टडी हमें बताता है कि कैसे हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेंगे, कैसे हम प्रेजेंट नीड को फुलफिल करेंगे, और साथ ही साथ जो फ्यूचर वाली नीड है या जो आने वाली जनरेशन की नीड है हम उसको कैसे प्रमोट करेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कोयला, कोयला से क्या बनता है? बिजली बनता है। एकदम सिंपल बता रहा हूँ, कोयला से क्या बनता है? बिजली बनता है। अब देखो, आपको पता है अगर सारा कोयला अगर आप बिजली के लिए यूज कर लोगे तो कोयला तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो बिजली बनाने का अलग तरीका क्या है? वाटर से बनाओ भाई, एयर से बनाओ भाई। चाइना में तो ऐसा रोड बन गया है कि जितनी गाड़ी चलेगी बिजली बनती जाएगी। तो अलग अलग आपने तरीका निकाला। क्यों आपने अलग तरीका निकाला? बिकॉज आपने एक रिसोर्सेस पर डिपेंडेंसी नहीं दिखाई। अगर आप एक रिसोर्सेस पर डिपेंडेंसी दिखाओगे तो वो रिसोर्सेस आज नहीं कल तो खत्म हो जाएगा, तो फ्यूचर में नहीं होगा, आने वाली जनरेशन को नहीं होगा। तो इन्वायरमेंटल स्टडी बताता है कैसे हमें अब लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है, कैसे हमें लॉन्ग टर्म में खुद को सरवाइव करना है, और जो फ्यूचर की नीड है, जो आने वाली जनरेशन की नीड है, उनको कैसे फुलफिल करना है। ऑब्वियसली इंप्रूविंग द हेल्थ, इन्वायरमेंटल स्टडी हमें बताता है कि भाई हमारा ओवरऑल हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा। देखो भाई, हेल्थ का मतलब यहाँ पे सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं, हेल्थ का मतलब क्या? अगर हम डिजीज फ्री रहेंगे, आपको पता जितना जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा आपके लंग्स में जाएगा, कोई ना कोई बीमारी होती रहेगी, कोई ना कोई बीमारी होती रहेगी, समझ रहे हो? और प्लस जितना गंदा खाना होगा, आप बताओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप साग सब्जी में जो भी साग सब्जी हम लोग खाते हैं उस पर अगर हम लोग बहुत सारे, सॉरी एक फ़ोन आ गया था। इम्प्रूव हेल्थ का मतलब क्या है कि अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होगा, हमारा खाना क्लीन होगा, हमारे खाने वगैरह पेस्टिसाइड वगैरह कम होगा, तो ओवरऑल हमारा हेल्थ क्या होगा? इंप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल स्टडी हमें बताता है कि ओवरऑल हेल्थ कैसे इंप्रूव किया जाए। देखो भाई, अगर पेड़ पौधे लगाओगे तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा। अगर प्लांटेशन सॉरी अगर आप केमिकल वगैरह से को अवॉइड करोगे, पेस्टिसाइड हार्मफुल केमिकल नहीं यूज करोगे खाने पीने में, उससे क्या होगा? इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा और हमारा हेल्थ भी बनेगा। पता ना, बहुत सारे केमिकल अगर आप लैंड में डालते हो तो मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाती है, जो कि जिससे इन्वायरमेंट में क्या होता है? पोल्यूशन होता है, और वही खाना हमारे बॉडी में जाता है, हमको क्या बनता है? रोग बनता है। इससे हमको क्या बनता है? रोग बनता है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल स्टडी करने से ना आपको पता चलता है कि कौन सा हरकत की वजह से इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, वैसा हरकत आप मत करो। तो इन्वायरमेंटल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से और प्रेजेंट के प्रोस्पेक्टिव से भी। ठीक है।
ठीक है। तो आप ये 5 चीज़ याद रखिएगा कि हमें नेचर को अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करता है, इन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, पोल्यूशन कैसे प्रिवेंट हो उसके लिए हमें इन्वायरमेंटल स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कैसे सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेंगे, कैसे हम फ्यूचर के नीड को फुलफिल करेंगे, साथ ही साथ इंप्रूव द हेल्थ, ओवरऑल इंप्रूव हेल्थ को इंप्रूव करने में हमें मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। देखो इन 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है एटमॉस्फेयर, जिसको एयर इन्वायरमेंट बोलते हैं। दूसरा आपका होता है हाइड्रोस्फीयर, जिसको अपने वाटर इन्वायरमेंट बोलते हैं। मतलब चार इन्वायरमेंट मिलकर के एलिमेंट बना हुआ। नेक्स्ट क्या हो गया लिथोस्फीयर, जिसको अपना लैंड इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, और आपका एक होता है बायोस्फीयर, जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, ये चार मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, पहला देखो एनवायरमेंटल स्टडी इंक्लूड द 4 मेन एलिमेंट। अगर जब हम लोग एनवायरमेंटल स्टडी के एलिमेंट की बात करते हैं तो हम लोग चार एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जो हमें बताता, जो इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। जो ये चारों एलिमेंट हमें ये बताता है कि कैसे इंसान और नेचर आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैसे आपस में लेन देन कर रहे हैं, कैसे आपस में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं लाइफ को बनाने में। समझ रहे हो? तो ये चार, पहला बात करते हैं एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, जिसको अपने एयर इन्वायरमेंट बोलते हैं। इट रिफर्स द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है ना, इट प्रोवाइड द ऑक्सीजन ऑफ ब्रीथिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट। क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर, क्या कर रहा है, इसको एयर इन्वायरमेंट, ये क्या कर रहा है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ब्रीथिंग के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट। मैंने जो स्टार्टिंग एग्जांपल दिया था ना कि हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो प्लांट को मिल रहा है, प्लांट जो भी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वो हमें मिल रहा है, तो आपस में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, वेदर आता है, क्लाइमेट आता है, एयर पोल्यूशन आता है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर की बात करूं, देखो एक एग्जांपल देख लो मैंने, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज। आपको पता है ना एटमॉस्फेयर में टोटल 7 लेयर है, उसमें वन ऑफ द लेयर इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें क्या करती है, यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। जो हार्मफुल, जो सन की हार्मफुल रे है ना, उसको यूवी रे बोलते हैं। आपको पता है अगर ओजोन लेयर नहीं होता और वो यूवी रेस डायरेक्टली आपकी अगर स्किन पे आता है तो आपको स्किन कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो ये जो ओजोन लेयर है वो हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर का वन ऑफ द पार्ट क्या, ओजोन लेयर, जो हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमारा उससे क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो पहला हो गया आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बोलना है इट रिफर्स टू द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। मतलब देखो ना, लेयर ऑफ गैसेस मतलब हमारे इन्वायरमेंट अर्थ में बहुत सारे गैसेस है, बहुत सारे लेयर्स है। एटमॉस्फेयर को पढ़ा ना, एटमॉस्फेयर के 7-8 लेयर होते हैं, सॉरी 7 लेयर होते हैं। तो इट रिफर्स टू द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। फिर क्या करता है, ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या आता है, वेदर आता है, क्लाइमेट आता है, और एयर पोल्यूशन आता है। एग्जाम्पल मैंने दिया ना, ओजोन लेयर से हमें हार्मफुल यूवी रे वगैरह आती है। ठीक है, हार्मफुल रे से बचाता है। नेक्स्ट हाइड्रोस्फेयर या वाटर इन्वायरमेंट कवर ऑल फॉर्म ऑफ वाटर बॉडी लाइक रिवर, लेक, ओशियन एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर की बात करेंगे तो इसमें वाटर बॉडी आ गया, रिवर आ गया, लेक आ गया, ओशियन आ गया, और ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसेंशियल फॉर द ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। ऑब्वियसली पानी हमारे पीने के लिए जरूरी है, एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। एग्जांपल देख लो, गंगेज रिवर इज अ मेजर वाटर सोर्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में देखो ना, गंगा है, जो रिवर गंगा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती, चाहे वो खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मतलब देखो ना, बहुत लोग तो हरिद्वार वगैरह पानी तो आप पी सकते हो, इतना साफ है। ठीक है, आप एग्रीकल्चर को करता है और साथ ही साथ इंडस्ट्री को भी प्रमोट करता है। ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। आपको जस्ट एग्जाम्पल देना है कि भैया 4 एलिमेंट होते हैं। बोला ना वाटर द एलिमेंट, बोला 4 एलिमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, एक होता है लिथोस्फेयर जो अर्थ, इट रिफर्स टू द अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ सरफेस है, सॉयल है, लैंड फॉर्म मतलब जो हमारा मिट्टी है, जो हमारा फ्लोर है, जो अर्थ है ना। ठीक है, अर्थ सरफेस, सॉयल और लैंड फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, प्रोवाइड द मिनरल, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड। तो इसमें एग्रीकल्चर लैंड आता है, फॉरेस्ट आता है, और मिनरल्स आते हैं। एग्जाम्पल, फर्टाइल सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। अगर हमारा जो हमारी सॉइल की क्वालिटी अगर अच्छा है तो ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एक होता है बायोस्फीयर, जिसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, लिविंग बींग्स मतलब हम आते हैं, हम और आप आते हैं, एनिमल आता है, प्लांट आता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज होम फॉर द डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अब उसी जो अमेजन का जो जंगल आप देखो ना, उसमें बहुत सारे प्लांट रहते हैं, बहुत सारे एनिमल रहते हैं। तो ये हो गया आपका बायोस्फीयर। तो इन्वायरमेंटल स्टडी के कितने एलिमेंट है, इन्वायरमेंटल स्टडी के कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। एटमॉस्फेयर जिसके अंदर क्या क्या, वेदर आ गया, क्लाइमेट आ गया, पोल्यूशन आ गया। फिर हो गया आपका हाइड्रोस्फेयर, जिसमें आपका
ड्रिंकिंग मतलब वाटर आ गया, वाटर बॉडी आ गया आपका, लेट से एग्रीकल्चर, सॉरी इसमें ना, सॉरी हाइड्रोस्फीयर में बेसिकली वाटर बॉडी ही आता है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता, वाटर बॉडी आ गया, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिथोस्फीयर में बेसिकली आ गया अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ सरफेस है, जो हमारा सॉइल है, जो हमारे माउंटेन्स हैं, जो हमारे लैंड फॉर्म्स है, वो आ गया अपने लिथोस्फीयर में आ गए। और बायोस्फीयर में हमारा क्या हो गया, इट इंक्लूड ऑल द लिविंग बींग्स, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सब आ गए बायोस्फीयर में आ गए, समझ गए। These four element interact with the each other to maintain the environmental balance। अब ये जो जितना मैंने पढ़ाया ना आपको, एटमॉस्फेयर जो पढ़ाया मैंने, सॉरी जो मैं आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाया, हाइड्रोस्फेयर पढ़ाया, लिथोस्फेयर पढ़ाया और बायोस्फेयर पढ़ाया, ये सारे मिल करके क्या करते हैं, आपस में लेन देन कर रहे हैं। ये सारे मिल करके आपस में क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ना, पानी पानी हो गया, पानी से क्या हमारा लेन देन नहीं हो रहा है? क्या फॉरेस्ट से हमारा लेन देन नहीं हो रहा है? क्या ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है, उससे तो हमारा लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब कुछ मिल करके क्या हो रहा है, हमारा हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं और प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टडी के 4 एलिमेंट आप याद रखिएगा, ठीक है। वाई एनवायरमेंटल स्टडी इज कॉल्ड मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर। मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर इसलिए कहते हैं ना कि जब आप इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे, जब आप इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे तो आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज है और आप इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे, नहीं कर पाओगे। तो मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल जो स्टडी है ना, वो किसी एक सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, वो वेरियस सब्जेक्ट का पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसको मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर बोलते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी इज कॉल्ड द मल्टीडिसिप्लिनरी बिकॉज इट इन्वॉल्व द नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम द मेनी डिफरेंट फील्ड। मतलब हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप फॉरेस्ट का स्टडी करते हो, लेट से आप फॉरेस्ट का स्टडी कर रहे हो, तो भाई साहब आपको बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास बायोलॉजी का नॉलेज है तो आप ट्री के बारे में समझ पाओगे। आपके पास अगर जियोलॉजी का नॉलेज है तो आप मिट्टी के बारे में समझ पाओगे। अगर आपके पास जूलॉजी का नॉलेज है तो आप जो एनिमल्स है आप उनके बारे में समझ पाओगे। अगर आपके पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज है तो आप वेदर को समझ पाओगे, जो वेदर पैटर्न्स होते हैं आप उसको समझ पाओगे। समझ पा रहे हो? अगर एंड ह्यूमन इंटरेक्ट विद द फॉरेस्ट, मतलब आपको अगर ह्यूमन फॉरेस्ट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ह्यूमन फॉरेस्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इसके लिए आपके पास सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो आप क्या हो रहा है कि लेट से इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में अगर आपको जानकारी करना है तो लगभग आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना, तब जाकर आप इन्वायरमेंटल स्टडी कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, कि आपको वेरियस सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है इन्वायरमेंट को समझने के लिए। दैट इज वाई इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंटल स्टडी? सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंटल स्टडी का मतलब क्या, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे हम अपने रिसोर्सेस को इस प्रकार से यूज करें कि प्रेजेंट नीड भी फुलफिल हो जाए और आने वाले वक्त, जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, उधर भी हमारा नीड फुलफिल हो जाए। एग्जाम्पल दिया ना ट्री का, अगर तुम सारे के सारे ट्री कट कर दोगे और नया नया ट्री नहीं लगाओगे, तो अगर तुमने लेट से प्रेजेंट के हाफ, मतलब बोला ना जंगल को तुमने आधा खाली कर दिया, अगर तुम्हारा जंगल आधा खाली हो गया, तुमने नए प्लांट नहीं लगाए, तो तुम्हारा प्रेजेंट नीड तो फुलफिल हो रहा है बट तुम्हारा फ्यूचर का नीड तो फुलफिल नहीं होगा, फ्यूचर का नीड तो फुलफिल नहीं होगा। तो भाई फ्यूचर का नीड को फुलफिल करने के लिए तुमको नए प्लांट भी लगाना पड़ेगा। तो सस्टेनेबिलिटी, देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म होता है, समझे? सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो सस्टेनेबिलिटी इन इन्वायरमेंटल स्टडी ये बोलता है कि भाई हमको जो रिसोर्सेस मिला है, उस रिसोर्सेस को इस प्रकार यूज करना है, उन रिसोर्सेस को इस प्रकार से यूज करना है कि प्रेजेंट नीड भी फुलफिल हो जाए और साथ ही साथ फ्यूचर की नीड भी फुलफिल हो जाए। सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट स्टडी मींस यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ वे दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। मतलब प्रेजेंट वाली नीड फुलफिल हो जाए बिना कॉम्प्रोमाइज किए फ्यूचर की नीड। मतलब आपको अपने अपने रिसोर्सेस को इस प्रकार यूज करना है कि आप प्रेजेंट में भी खुश हैं और फ्यूचर में भी आपको वो रिसोर्सेस मिले और आप खुश हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इंस्टेड ऑफ, देखो सिमिलरली इन द इन्वायरमेंटल स्टडी सस्टेनेबिलिटी मींस यूजिंग थिंग्स लाइक वाटर, एयर, फॉरेस्ट इन अ वे दैट कीप्स देम हेल्दी फॉर लॉन्ग टाइम। कि भाई हम एयर, वाटर, फॉरेस्ट
इसको इस प्रकार यूज करेंगे कि भैया प्रेजेंट में भी हमें ये मिलते रहे और फ्यूचर में भी हमें मिलते रहे। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन ऑल द ट्री इन ए फॉरेस्ट वी कैन प्लांट न्यू ट्री टू रिप्लेस द ones we use, so the forest stay healthy and provide the benefit for the people animal for years to come to। अगर सारे जंगल खत्म हो जाएगा तो जानवर कहाँ जाएंगे भाई? शहर में आएंगे क्या? तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्लैट में रहेंगे क्या? नहीं तो रहेंगे ना। जंगल भाई, जंगल रहना इंपॉर्टेंट है जिससे जानवर वहां रह सके। जंगल नहीं रहेगा तुम ऑक्सीजन क्या लेगा? अगर तुमने सारा प्लांट ही खत्म कर दिया तो भाई क्या कर रहे हैं तुम? तो इन्वायरमेंट पूरा गंदा कर दिया। तो अगर तुमने प्लांट को कट किया, अच्छी बात है, तुमने कट किया, साथ ही साथ नया प्लांट लगाओ। प्लांट को कट किया, पाप किया, नया प्लांट लगाकर पाप को धो लिया। यही होता है इन्वायरमेंटल स्टडी। अब सुनो एग्जांपल, कोयला है ना, कोल, तुमने कोल को सारा सारा का सारा कोल को यूज कर लिया, तो फ्यूचर में पता चलेगा एक था कोल, जैसे था ना एक था टाइगर, वैसे रहेगा एक था कोल। बस गूगल में ही कोल का फोटो देखोगे, क्योंकि रियल लाइफ में तुमको कोयला दिखेगा ही नहीं। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि भाई कोयला को उतना यूज करो जितना जरूरत है। आई नो कोयला काफी लिमिटेड है, पर देखो ना गवर्नमेंट क्या करती है, उतना यूज करती है जितना जरूरत है। फिर नया कोयला कैसे बनेगा? जो नए पता ना, कोयला की बहुत सारी खदानें होती है, नया कोयला कैसे बनेगा? गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है। साथ ही साथ कोल का कंजम्पशन कम करके हम उसका अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं। हम देखो ना आज इलेक्ट्रिसिटी वाली कार आ चुकी है, बाइक आ चुकी है, बैटरी वाली कार बाइक आ चुकी नहीं आ चुकी है। आज एक चीज देखो ना, कोयला जो ट्रेन है, पहले देखो ट्रेन कोयला से चलता था, आज ट्रेन देखो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है ये पानी से बन रहा है। पानी से धीरे धीरे अब एयर से बनने लगा, पता ना, एयर से भी पवन चक्की देखा ना, पवन चक्की जो बड़ी बड़ी पंख होती है, उससे भी क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। चाइना वगैरह में तो ऐसे रोड बन गया ना, जितनी गाड़ी चलेगी उतना इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। गवर्नमेंट क्या करती है कि एक एक रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं हो रही है, बाकी रिसोर्सेज को भी यूज कर रही है, अल्टरनेट तरीका निकाल रही है, जिससे कोयला भी बचा रहे, पानी भी बचा रहे, एयर भी बचा रहे, सब कुछ बचा रहे। प्रेजेंट का भी नीड फुलफिल हो, फ्यूचर का भी नीड फुलफिल हो। इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी इन एनवायरमेंटल स्टडी। एक होता है व्हाट डू यू नो द सस्टेनेबल, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल स्टडी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल स्टडी का मतलब होता है यहाँ पे means growing and improving our the community in a way that doesn't harm the environment, helps everyone now and in the future। देखो जब डेवलपमेंट की बात आएगी ना, जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो ग्रोथ की बात आएगी, समझ लो, जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो ग्रोथ की बात आएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट स्टडी मीन्स ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग आवर कम्युनिटी। हम अपने कम्युनिटी को, हम अपने समाज को, सोसाइटी को, अपने कंट्री को क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे, इंप्रूव कर रहे। किस तरीके से? इन अ वे दैट डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। मतलब हम अपने सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे, हम देश को आगे बढ़ा रहे, हम रोड बना रहे, हम बिल्डिंगें बना रहे, हम बहुत सारे मॉल बना रहे, सब कुछ बना रहे, लेकिन इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंटल स्टडी। सर एक एग्जांपल दे तो ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखो एग्जाम्पल फॉर अ सिटी माइट डिसाइड टू यूज सोलर एनर्जी फॉर द पावर इंस्टेड ऑफ बर्निंग द फॉसिल फ्यूल विच पोल्यूट द एयर। एक मान लो एक शहर है, बोल रहा है कि हम सोलर एनर्जी पे जिंदा रहेंगे भैया, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आएगा वो सोलर से आएगा। हम फ्यूल वगैरह, हम जितने भी फॉसिल से मतलब कोयला वगैरह ये सब नहीं यूज करेंगे। अब जब आप ये सब यूज नहीं करोगे तो आपका जो एयर क्वालिटी होगा काफी अच्छा होगा। दिस हेल्प्स द एनवायरमेंट एंड इंश्योर दैट पीपल हैव क्लीन एनर्जी फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक शहर है क्या बोल रहा है कि भाई हम सोलर एनर्जी यूज करेंगे, हम कोयला वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ की एनर्जी, वहाँ की जो क्लीन एनर्जी रहेगी वो फ्यूचर में भी लोगों को मदद करेगी और प्रेजेंट में भी लोगों को मदद करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो मीन्स मेकिंग श्योर एवरीवन हैज इनफ फूड, क्लीन वाटर, गुड जॉब विदाउट हर्टिंग द प्लानट। मतलब हमको सब करना, हमको अच्छा खाना भी खाना है, हमको पानी भी अच्छे पीना है, हमें हमारा जॉब वगैरह भी अच्छा हो, हमारा सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हम प्लानट को हर्ट नहीं कर सकते। अब बेस्ट वे में क्या बता रहा हूँ मैं, सब बेस्ट वे क्या बता रहा हूँ, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वन ऑफ द पार्ट है सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंटल स्टडी, वन ऑफ द पार्ट। ठीक है ना। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, लेट से सुनो ना, लेट से तुमने क्या किया, एक 4-5 पेड़ पौधे कट करके तुमने फर्नीचर बनाया, एट द सेम टाइम तुमने नए पेड़ लगा दिया, तो प्रेजेंट नीड फुलफिल हो गया, फ्यूचर का नीड फुलफिल हो गया। और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधे, और भी एग्जाम्पल है। तुमने क्या किया,
प्लास्टिक को अवॉइड किया, सुनो ना, प्लास्टिक को अवॉइड किया और कागज या स्टील या मिट्टी के बने बर्तन इन सबको यूज करना स्टार्ट कर दिया। मिट्टी तो ये जो डिस्पोजल आइटम थे मतलब प्लास्टिक वाले हटा करके तुमने नेचुरल वाले यूज करना स्टार्ट कर दिया, इससे ही फर्क पड़ेगा। सर और भी क्या क्या एग्जांपल है? आसपास सुनो ना, आसपास मान लो तुम्हारा शहर खड़ा हुआ है, तुमने शहर में ही छोटे छोटे गार्डन बना दिए, पार्क बना दिए, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हो, फॉर एग्जांपल बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं और फैक्ट्री से बहुत सारे धुएं निकल रहे हैं, फैक्ट्री के आसपास तुमने बहुत सारा पेड़ पौधा लगा दिया, तो जो भी फैक्ट्री से धुआं निकलेगा पेड़ पौधा क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ग्रोथ तो हो रही है कि फैक्ट्री भी लग रहा है, रोड भी लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम पेड़ पौधा लगा करके पूरे इन्वायरमेंट को बचा भी रहे। ठीक है, अगर कोई नदी है, नदी में लेट से पानी, गंदा पानी जा रहा है, फैक्ट्री गंदा पानी जा रहा है, तो वहां पे ना जाए उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, वाटर को रिसाइकल कर रहे हैं और रिसाइकल करके दोबारा वही वाटर को यूज कर रहे हैं। तो एक तो वाटर का कंजम्पशन भी कम होगा और खराब पानी नदी में जा भी नहीं रहा है, तो नदी का भी क्वालिटी अच्छा होगा, मतलब नदी के अंदर जो जीवन है वो भी तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। अरे भाई नदी के अंदर में तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उनको खराब पानी नहीं मिलेगा तो उनका लाइफ स्टाइल बढ़ेगा। तो आपने क्या किया, फैक्ट्री से प्रोडक्शन करके देश की जीडीपी बढ़ाया, साथ ही साथ आपने रिसाइकल करके इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट नहीं किया। इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंटल स्टडी, कि भाई हमें प्रोग्रेस तो करना है बट इन्वायरमेंट को हार्म करके नहीं। मतलब वही बात है कि हमें आगे तो बढ़ना है पर किसी को झुका कर नहीं, किसी का मर्डर करके नहीं, किसी को गाली देकर नहीं, हमें आगे बढ़ना अपने मेहनत से बढ़ना। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी गोल का मतलब क्या होता है? देखो, सस्टेनेबिलिटी गोल आर द सेट ऑफ द टारगेट अग्रीड बाय द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक द प्लैनेट बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। मतलब यहाँ पे ना यूएस में मीटिंग हुई थी और सारे देश लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने 2030 तक 17 गोल को सेट किया था। 17 गोल में क्या क्या था? 17 गोल सेट किया था। मतलब सस्टेनेबिलिटी गोल का मतलब क्या है कि सारे देश मिलकर के एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू में काम करेंगे। अब ये 17 गोल क्या है? गरीबी को खत्म करना है। अब लास्ट टाइम पता है एग्जामिनेशन में, ये सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, गरीबी को खत्म करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, अच्छा हेल्थ केयर बनाना है, अच्छा एजुकेशन बनाना है। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी गोल का मतलब हो गया इट इज अ टारगेट अग्रीड बाय द ऑल कंट्री अग्री विद द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक द प्लैनेट बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी गोल यही है कि सारे देश के मिल करके, सारे देशवासी मिल करके जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करना है और सबके लिए एक बेटर प्लेस को बनाना। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल जो तुम्हारे आया हुआ है एग्जाम में, आपसे 4 गोल पूछा था, एग्जाम में 4 गोल पूछा था, बट मैंने 17 गोल यहाँ पे लिखा है कि नो पावर्टी, कि भाई पावर्टी को खत्म करना है हर जगह से, किसी भी देश में गरीबी नहीं होना चाहिए। जीरो हंगर, कोई 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 भाई भूखमरी से नहीं मरे, कोई माल न्यूट्रिशन से ना मरे। नेक्स्ट हो गया गुड हेल्थ एंड वेलबिंग, इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबिंग ऑफ द वेलबिंग एट ऑल एज। मतलब गुड हेल्थ, हर जगह हॉस्पिटल वगैरह सब इम्प्रूव करना है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, खाना वाना सही करना है जिससे हमारा हेल्थ क्या हो, अच्छा हो, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, फिर होगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो क्लीन वाटर वगैरह क्या रहे, क्लीन रहे, हर जगह इन्वायरमेंट क्या सैनिटाइज रहे। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अब देखो ना हर जगह बैटरी पे, आज क्लीन एनर्जी की बात करूँ तो जो ईवी कार आ गई, ईवी बाइक हो गई है, तो इससे तो हमारा एयर पोल्यूशन तो कम ही हो रहा है ना कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल से। दीज आर द सस्टेनेबल गोल। सस्टेनेबल गोल का मतलब क्या है कि बहुत सारे देशवासी मिलकर के एक कॉमन गोल पे काम कर रहे हैं। आज जो ईवी कार वगैरह है कहीं सिर्फ इंडिया में नहीं हो जा रहा, सारे जगह यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट किसी एक कंट्री का नहीं है, तो सबका है ना भाई, ये इन्वायरमेंट किसी कंट्री नहीं तो सबका है, इसीलिए सब लोग मिल करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सात सात होता ना, 7 कसम खाए, बस उसी कसम पे काम किए जा रहे हैं, 7 टारगेट बनाए उसी टारगेट पे काम किए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल गोल। ठीक है, लो कार्बन लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि अ लो कार्बन लाइफस्टाइल मींस लिविंग इन ए वे दैट डज नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ गैसेस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कैन हार्म इन द अर्थ। मतलब क्या है लो कार्बन लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ, मेरी लाइफस्टाइल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या हार्मफुल गैसेस वगैरह नहीं निकलेगा। सर एग्जांपल दूं, आपने इलेक्ट्रिसिटी बाइक ले लिया, ईवी कार ले लिया, ये हो गया लो कार्बन लाइफस्टाइल। It's like using the less energy, eating the food that does not cause as much pollution and using the things over and over instead of throwing them away। ठीक है, आपने क्या किया, आपने
इट लाइक यूजिंग द लेस एनर्जी। भाई ऐसे आप घर में हो, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पंखा चल रहा है, ठीक है, लेट से घर में आप नहीं हो, अगर आप घर में हो, इलेक्ट्रिसिटी चल रही, पंखा चल रही, अच्छी बात है, बट आप घर में नहीं हो, फिर भी पंखा चले जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चला जा रहा है, आपने उसको बंद नहीं किया, तब तो आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। वही बोला कि लो कार्बन लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि जितना एनर्जी का जरूरत रहेगा हम उतना यूज करेंगे। ईटिंग द फूड दैट डज नॉट कॉज एज ए पोल्यूशन, हम वैसा खाना खाएंगे जो ज्यादा पोल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो, यूज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, instead of using the energy source that produce a lot of carbon dioxide like coal gases, low carbon type involve the using the renewable energy like solar power and wind energy। मतलब हम ईवी कार वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, ये सब जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वन ऑफ द एग्जांपल हो गया यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि पता है जो सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, या जो तुम्हारा एयर से बन रहा है, जो तुम्हारा एयर से बन रहा है, वो तो एयर तो बार बार एयर तो तुमको बार बार मिलेगा, उससे तुम बार बार इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। पर आप देखो ना, पानी हो गया, चाहे पानी हो गया या कोयला हो गया, ये तो लिमिटेड है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन कम हो, जिससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है। रिड्यूसिंग द एनर्जी कंजम्पशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, गैसेस वगैरह हम कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लाइट वगैरह को टर्न ऑफ कर दे रहे हैं जब हम घर से बाहर जा रहे हैं। यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वॉकिंग फॉर द बाइक। आप देखो नीदरलैंड में सब लोग साइकिल चलते हैं, नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन साइकिल्स चलती है। तो हम क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पर्सनल कार वगैरह का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। ये हो गया हमारा, यही हमारा होता है लो कार्बन लाइफस्टाइल, ठीक है। रिसाइकलिंग कर रहे हैं, ठीक है, मीट वगैरह कम खा रहे हैं, मीट वगैरह जानवर वगैरह का कंजम्पशन कम कर रहे हैं, ये हमारा हो गया लो लाइफस्टाइल, ठीक है, लो कार्बन लाइफस्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय द मिशन लाइफ और लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट? मिशन लाइफ और लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट का सेम ही आंसर उसकी तरह ही होगा, सिंपल बात है। हम रिड्यूस कर रहे हैं, हम रीयूज कर रहे हैं, हम रिसाइकल कर रहे हैं, मतलब हम जो भी सामान वगैरह कर रहे हैं, मतलब हम वही सामान वगैरह यूज कर रहे हैं जो रिसाइकल हो सके। हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, हम लोग यूजिंग क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग एवरीवेयर इन कार emit the pollution, it using the public transportation, walking and biking and कारपूलिंग। मतलब सिंपल सी बात है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, हम अपना पर्सनल कार को कम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कार यूज करोगे पोल्यूशन निकलेगा। हमको अगर लेट्स से 2 किलोमीटर जाना, तो हम अगर हमारे पास टाइम है तो हम पैदल चले गए, या टाइम नहीं है तो साइकिल चले गए। अब 2 किलोमीटर के लिए बाइक क्या लेके जाए? तो अगर सब लोग अगर ये सब सोचेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। नीदरलैंड का एग्जाम्पल दिया ना, नीदरलैंड का मैक्सिमम लोग साइकिल चलाते हैं भाई। तो मिशन लाइफ और लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट। लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट का मतलब क्या, ऐसा लाइफ स्टाइल जिससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे, प्लास्टिक नहीं यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर रहे हो, जितना जरूरत है उतना ही यूज कर रहे हो, कार वगैरह कम यूज कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, समझ रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ऐसा सामान यूज करो जो रिसाइकल हो सके, वैसा गुड्स परचेज कर रहे हो, ठीक है। eating sustainability, this means choosing the food that are good for the environment like eating less meat and dairy and choosing the food that are grown locally and organic। मतलब आप क्या कर रहे हो, मीट वगैरह आपको पता है, अब बोलना नहीं चाहिए, पर नॉनवेज वगैरह में बहुत ज़्यादा पानी का कंजम्पशन होता है, और नॉनवेज वगैरह से जहाँ पे एनिमल को कट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट तो पोल्यूट हो ही रहा है। तो आप डेयरी प्रोडक्ट कम यूज कर रहे हो, आप मीट वगैरह कम यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, लेस पोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आप कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो, मतलब मीट वगैरह कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट ही पोल्यूट तो होगा ही होगा। और आपको पता है, एक मान लो चिकन होता है, उसको जिंदा रहने के लिए ज़्यादा पानी का जरूरत पड़ता है, मतलब कंटिन्यू पानी तो पिएगा ना। एक स्टडी हुआ है कि नॉनवेज जो लोग खाते हैं अगर थोड़ा सा कम कर दे तो हमारे पूरे वर्ल्ड में पानी और सेव हो जाएगा, ठीक है। आप जाकर गूगल में पढ़ सकते हो, ऐसा बहुत सारा स्टडी हो चुका है, ठीक है। तो आप वैसा खाना खा रहे हो जिससे इन्वायरमेंट में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब ये सारे क्वेश्चन देखो तुम्हारे एग्जाम में आ चुके हैं, मतलब लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका, मैंने डाल दिया है। देखो, व्हाट डू यू नो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़े थे ना, 17 गोल था, वही देखो 17 गोल था। नो पॉवर्टी, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड, ये सब यूज करेंगे। क्लाइमेट एक्शन, फोकस ऑन द रिड्यूसिंग द पोल्यूशन एंड टेकिंग स्टेप फॉर द फाइट क्लाइमेट चेंज लाइक प्लांटिंग ट्री एंड यूजिंग द इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। ये हो गया तुम्हारा क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो
गरीबी को ख़त्म करना, हंगर को ख़त्म करना, वाटर को क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, ये सबको इस्तेमाल करना है, कोयला वगैरह का इस्तेमाल कम करना है, ठीक है। वैसा बैटरी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कार पेट्रोल कार नहीं यूज करना है, ईवी वाला कार यूज करना है। तो ये सब तुम्हारा हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आंसू का एग्जाम में हु हु कोइंड द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यों का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, किसने इंट्रोडक्शन दिया था, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। A simple answer. The term sustainable development was first introduced by the World Commission on Environment Development in 1987 report called Our Common Future, also known as Brundtland Report। ठीक है, बस इतना याद करना है। आपको एग्जाम में 2 नंबर मार सकता है। कौन किया था भाई, सिंपल सी बात है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट WECD इन 1897 रिपोर्ट रिपोर्ट कॉल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। कॉमन फ्यूचर समझते हो ना, सबका सबका एक ही है, मतलब सारे देश का एक ही गोल है, दैट इज कॉल्ड कॉमन फ्यूचर, ऑल्सो नोन एज ब्रुंडलैंड रिपोर्ट। द कमीशन वाज चेयर्ड बाय ग्रो हैरलम। यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, ईयर सही लिखा कि नहीं सीखा, ईयर का मैं एक बार खाली मैं ईयर चेक कर लेता हूँ। 1896 था क्या, मेरे को बस सारी ईयर, मैं थोड़ा ईयर चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई डेट सही है, ठीक है, डेट सही है, डेट सही है। इट ऑल्सो नोन एज द ब्रुटलैंड रिपोर्ट। द कमीशन वॉज चेयर्ड बाई द, एक्चुअली ये नाम था ग्रो हैरलम ब्रुटलैंड, इनके नाम पे ही कमीशन बना था, समझे ना, इनके नाम पे ही ब्रुटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नॉर्वे, ये नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे एक्चुअल में ये बना था, ठीक है। तो ये बेसिकली पढ़ना क्या है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987 रिपोर्ट कॉल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, ऑल्सो नोन एज ए ब्रुटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो कमीशन थे ना, ये जो कमीशन थे, इनके जो चेयरमैन थे, ये पूरे कमीशन, ये जो WCD था ना, WCED, इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके ग्रो हैरलम ब्रुटलैंड, ठीक है, जो कि नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहले किसने स्टार्ट किया था, तो वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंटल 1897 में जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, जिसको अपने ब्रुटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं। और इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन ये भाई साहब थे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह क्या आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि भाई अब डेवलपमेंट करना है, बट प्लानट को या नेचर को अफेक्ट नहीं करना है। स्टेट 5 वे ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज इन लाइफ स्टाइल टू टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी, पढ़े थे ना, कार्बन लाइफ स्टाइल, लो कार्बन लाइफ स्टाइल, वही इसी बारे में है। इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, प्लास्टिक वगैरह कम यूज करना है, वाटर को सेव करना है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना है। डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलरेडी हमारा डन हो चुका है, ये हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने डिफरेंस डाल दिया, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 खत्म होता है गाइस, हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। सर इकोलॉजी क्या होता है, देखो इकोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है ना कि कैसे हम नेचर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल प्लांट एंड पीपल इंटरेक्ट विद द ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब एनिमल प्लांट पीपल, हम लोग आपस में कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, कैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और इसका ओवरऑल इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, समझे ना। डेफिनेशन क्या है, हाउ लिविंग थिंग्स एनिमल प्लांट पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, कैसे हम इंटरेक्ट करें। देखो ना, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो कौन दे रहा है, प्लांट दे रहा है। पीपल, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, किसको मिल रहा है, प्लांट को मिल रहा है। तो हम आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, यही तो इकोलॉजी है। तो जहाँ पर एनिमल प्लांट पीपल आपस में जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, समझे। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, तो ये वाला एग्जांपल देखो, सनलाइट, जैसे सनलाइट, वाटर, सॉइल अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट। आपको पता है, अगर जंगल में सनलाइट, वाटर और सॉइल, समझ रहे हो, ना रहे तो जंगल तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए सनलाइट, वाटर, सॉइल अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट। बेसिकली इकोलॉजी क्या कर रहा है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग इन नेचर कनेक्टेड एंड हाउ दे डिपेंड अपॉन ईच अदर। कैसे हम लोग आपस में कनेक्टेड है, कैसे हम लोग आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और कैसे हम एक दूसरे ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है सर्वाइव के लिए, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। मतलब हम और आप, प्लांट,
प्लांट, आपका एनिमल, एक दूसरे ऊपर क्या है, डिपेंडेंसी है। बेस्ट एग्जांपल इकोलॉजी का मैंने तो जो तुमको शुरू समझाया है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमें हमारे लिए ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए ज़रूरत है, तो हम एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है, इसी को बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया सनलाइट, अब देखो सनलाइट आएगा, वाटर और सॉयल दोनों क्या, प्लांट और एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट। अगर तुम पता, अगर सनलाइट वगैरह ना आए तो कितना सारा, अगर सनलाइट नहीं आएगा तो प्लांट तो मर जाएगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पेड़ क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं और खा के जिंदा रहते हैं। अगर सनलाइट नहीं आएगा तो पेड़ तो जिंदा नहीं होगा। जहाँ पेड़ नहीं है, सुनो, जहाँ पेड़ नहीं वहाँ फॉरेस्ट नहीं, ध्यान सुनना, जहाँ पेड़ नहीं है, क्योंकि सनलाइट नहीं आएगा तो पेड़ तो जिंदा नहीं रहेगा, वो तो खाना बना नहीं पाया। पढ़ा ना लाइफ साइंस पढ़ा तो बचपन में, वही चीज़ है कि सनलाइट नहीं आएगा तो पेड़ पौधा नहीं होगा, तो जब पेड़ पौधा नहीं होगा तो फॉरेस्ट नहीं, जब जंगल नहीं है तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, इसी को बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग की जो कम्युनिटी होती है ना, लिविंग और नॉन लिविंग की जो कम्युनिटी होती है उसको बोलते हैं अपने लोग इकोसिस्टम, कि जहां पर लिविंग थिंग्स भी है साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स है। अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब नॉन नॉन लिविंग थिंग। तो कम्युनिटी ऑफ, याद करो, कम्युनिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उसको अपने क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल दे, देखो इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अगर मैं फॉरेस्ट की इकोसिस्टम की बात करूं तो ट्री, इंसेक्ट, बर्ड, मेमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, दे आर द लिविंग थिंग्स, ऑल इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। ऑब्वियसली ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, विद द सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट विद द फॉरेस्ट। तो होता ना एबायोटिक और नॉन बायोटिक, देखो यहाँ पढ़ेंगे ना, देखो बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा था, नॉन लिविंग थिंग में कौन कौन आ गया, सनलाइट आ गया, वाटर आ गया, सॉइल आ गया, टेम्परेचर आ गया। और बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग थिंग्स में आ गया, जैसे एनिमल आ गया, प्लांट हो गया, फंगी आ गया, बैक्टीरिया हो गया। तो सिंपल से मैं बताऊं ना, इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसी कम्युनिटी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा अगर डेफिनेशन बता दो, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर मैं एक फॉरेस्ट की बात करूं, भाई प्लांट है, एनिमल है, प्लांट एनिमल है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, साथ ही साथ वहाँ पे क्या है, बोलो ना, साथ ही साथ वहाँ पे क्या है, सॉयल है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, दीज आर द नॉन लिविंग, दीज आर द लिविंग। इसी कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूँ तो दो कंपोनेंट से मिलकर बना, एक और एबायोटिक फैक्टर जिसको अपने नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, ये हमारा क्या हो गया, एबायोटिक फैक्टर हो गया। ठीक है, बायोटिक फैक्टर बेसिकली लिविंग थिंग्स हो गया, एनिमल, प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, ये हमारे हो गए बायोटिक फैक्टर्स हो गए जो लिविंग थिंग्स हो गए। तो कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, a community of living things and non living things is called ecosystem। और याद रखना ये सब कुछ आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं विथ बायोटिक फैक्टर्स। मतलब ए बायोटिक फैक्टर किससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, अबायोटिक फैक्टर। भाई तुम बताओ, क्या हम एनिमल, प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है, इन सब के लिए क्या सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वाटर इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉइल इंपॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है? हाँ सर इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए क्या सनलाइट, हम लिविंग थिंग्स में आते हैं, हमारे लिए क्या सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है सर? वाटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर? सॉइल इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो हम तो आपस में क्या है, ट्रांजेक्शन तो कर रहे हैं ना। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की जो कम्युनिटी है और आपस में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसी को अपने बोलते हैं इको सिस्टम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड पे पाया जाता है, जो जमीन पे पाया जाता है। ऐसा इकोसिस्टम जो जमीन पे पाया जाता है, जैसे जंगल, डेजर्ट, टुंड्रा लैंड, ये सब क्या होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर वो जमीन पे पाए जाते हैं
उसको बोलते हैं अपने टेरेस्ट्रियल। अगर वो पानी में पाए जाते हैं, अगर वो पानी में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर क्या होता है। प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, जैसे दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग द सनलाइट वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। लाइक प्लांट, प्लांट क्या करता है, प्लांट लाइक ट्री, ग्रास एंड फ्लावर, ये खुद का खाना अपना जो जो खुद अपना खाना बनाते हैं, जो खुद अपना खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। जैसे प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, दिस प्लांट यूजेस द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टू टर्न सनलाइट इनटू द एनर्जी विच दे यूज टू ग्रो एंड मेक द फूड। जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, जो लोग अपना खुद का खाना बनाते हैं, अब सनलाइट आती है, पत्ती पड़ती है, पत्ती क्या करता है, जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उससे वो खाना बनाते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक है। जो खुद अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। डिकम्पोजर कौन होता है, आर लाइक नेचर्स क्लीन अप क्रू बिकॉज दे break down the dead plant and animal into the smaller bites and turn them into nutrients and go back to the soil। मतलब जो जो खुद का खाना नहीं बनाते वो होते हैं डिकम्पोजर, जो एक्चुअली डेड बॉडी खाते हैं, डेड प्लांट खाते हैं। समझ रहे, जैसे आप तुम लोग देखा होगा ना, अगर कोई जानवर मर गया तो बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, बहुत सारे, देखो ना, बहुत सारे क्रो आ जाता है, बहुत सारे बाज आ जाते हैं, गिद्ध आ जाते हैं, जो उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं और साफ करते हैं। ये बताइए ना, ये लाइक केएमसी डिपार्टमेंट टाइप का, पूरा गंदगी को साफ करते हैं। अगर कोई डेड बॉडी पड़ा है तो ये सब आएंगे, वो खा के ख़त्म कर देंगे और वो मिट्टी में मिल जाएगा। समझ रहे, इसको बोलते हैं डिकम्पोजर। जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट हो गया। फंगी, बैक्टीरिया, इंसेक्ट। व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाई, जब कोई प्लांट और एनिमल डाई होता है, डिकम्पोजर गेट टू वर्क ब्रेकिंग दम एंड रीसाइकल इट्स न्यूट्रिएंट। तुम लोग कभी डिस्कवरी वगैरह देखा होगा कि जहाँ पे अगर कोई एनिमल मर गया है तो चारों तरफ देखना बहुत से गिद्ध कौवा आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, जिसको खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो खुद का खाना नहीं बनाते हैं, वो डेड बॉडी वगैरह से खाना निकालते हैं, उसको अपने बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है। मरीन इकोसिस्टम क्या होता है भाई, ये सब दो दो नंबर का है। एक्वेटिक क्या होता है, फ्रेश वाटर क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। देखो, मरीन इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसा इकोसिस्टम जो समुद्र के अंदर है, जो ओशियन के अंदर है उसको बोलते हैं मरीन इकोसिस्टम। जो समुद्र के अंदर है उसको बोलते हैं मरीन इकोसिस्टम। आप अगर कभी डिस्कवरी चैनल देखना, समुद्र के अंदर ना बहुत सारे रंग बिरंगी मछलियां हैं और बहुत सारी चट्टाने हैं, बहुत रीफ पढ़ा ना, ज्योग्राफी में रीफ पढ़ा होगा, तो बहुत सारे चट्टाने हैं, बहुत सारे रीफ हैं। ठीक है। वॉल्कोने, वॉल्कोने में से क्या गर्म पानी निकल रहा है, वॉल्कोने के अंदर से बहुत सारे क्या केमिकल्स निकल रहे हैं, बहुत सारे उसमें से गैसेस निकल रही है। तो जो समुद्र के अंदर का जो जीवन है, समुद्र के अंदर का जो जीवन होता है उसको बोलते हैं मरीन इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम इसका, अच्छा, ये मरीन इकोसिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसा इकोसिस्टम जो वाटर इन्वायरमेंट, चाहे वो फ्रेश हो चाहे मरीन हो, मतलब ऐसा इकोसिस्टम जिसमें फ्रेश वाटर और मरीन का वाटर क्या होता है, सॉल्ट होता है। याद रखना, मरीन का वाटर क्या होता है, सॉल्ट होता है। और फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी। तो जो मीठा पानी और नमकीना पानी दोनों में सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसे इकोसिस्टम को बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऐसा क्या बोलते हैं, इक्वेटिक इकोसिस्टम। इसमें क्या क्या आता है, इट कैन फाउंड इन द रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स एंड ओशियन। मतलब जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के बीच में जो लोग सरवाइव करते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। एग्जांपल बोलूँ, अ पॉन्ड इकोसिस्टम माइट इंक्लूड वाटर, ठीक है, फ्रॉग्स, टर्टल, लिलीज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फिश। ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ वाटर इन्वायरमेंट, चाहे वो फ्रेश हो चाहे मरीन हो। मतलब अगर आप एक्वेटिक बोलोगे ना, एक्वेटिक अंदर सब आ गया, फ्रेश वाटर भी आ गया, मरीन अंदर भी आ गया, जो यहाँ भी सर्वाइव करेगा, जो यहाँ भी सर्वाइव करेगा। ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन वाटर इकोसिस्टम को मिलाकर क्या बोलते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम। बेस्ट ये होगा, फ्रेश वाटर सिस्टम और मरीन वाटर सिस्टम को अगर मिला दोगे ना, इसको ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। समझ गए ना। मतलब एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का दो पार्ट है, एक मरीन इकोसिस्टम, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सिंपल। एक्वेटिक सिस्टम इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ वाटर, ऑल बोला ना, ऑल टाइप ऑफ वाटर, चाहे वो सॉल्ट वाला हो चाहे फ्रेश वाला हो। ठीक है। इट फाउंड इन रिवर, मतलब रिवर में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं फ्रेश बोलते हैं, पॉन्ड में जो पाया जाता है उसको फ्रेश बोलते हैं। ठीक है। वेटलैंड में जो पाया जाता है उसको फ्रेश बोलते हैं, और जो ओशियन में पाया जाता है उसको मरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरीन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम ऑन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है।
इकोलॉजी सक्सेशन का मतलब क्या है, सुनो ना, इकोलॉजी सक्सेशन का मतलब क्या है। मान लो ये जंगल था, इस पर आग लग गई, इस पर फायर लग गया। अब इस आग के वजह से क्या है, पूरा जंगल बर्बाद हो गया, पूरा जंगल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद बारिश बारिश होगी। अरे कुछ समय तो क्या होगा, बारिश होगा, कुछ नेचर का ट्रांजेक्शन होगा, थोड़े थोड़े क्या पेड़ पौधे निकलना स्टार्ट करेंगे, थोड़े थोड़े पेड़ पौधा निकलना स्टार्ट करेंगे। अब ये पेड़ पौधा क्या होंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्या बन जाएंगे, फॉरेस्ट बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, फॉरेस्ट बन जाएंगे। और पहले जैसा, जैसे पहले हुआ करते थे अब वैसे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अपने इकोलॉजिकल सक्सेशन। डेफिनेशन क्या हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन का, इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एन इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर अ टाइम। देखो ना, पहले आग लगा, ठीक है, तो पूरा जंगल साफ, फिर कुछ दिन के बाद बारिश हुआ, कुछ मतलब नेचर का कुछ ट्रांजेक्शन्स हुआ, जहाँ से थोड़े थोड़े पेड़ पौधे निकलना स्टार्ट हुए। आपको पता है जो पक्षी होती है ना, पक्षी को खाना, मान लो पक्षी एक जगह से खाना लेकर जा रही थी, मान लो पक्षी, मान लो कोई फल है, फल लेकर जा रही थी, बस किसी तरह वो फल का बीज गिर गया, जंगल में गिर गया। तो एक बीज गिरा, फिर बारिश हुआ, तो बीज क्या करेगा, वो जो सीड क्या करेगा, प्लांट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वाटर आया और इन बीजों को क्या किया, उगाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे क्या हो गया, ये पेड़ में कन्वर्ट हो गया और पेड़ बन के क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया। इसी को बोलते हैं इकोलॉजी सक्सेशन। ठीक है, फूड वेव फूड वेव और हैबिटेट और इकोटोन क्या होता है, ध्यान सुना। फूड वेव का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, हु ईट हुम, कौन किसको खाएगा, दैट इज कॉल्ड फूड वेव। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो फूड वेव का। फॉरेस्ट फूड वेव में क्या क्या होता है, बेसिकली प्लांट एट द बॉटम, देन इंसेक्ट ईट द प्लांट, बर्ड देन ईट द इंसेक्ट, मे बी इन बिग बियर दैट ईट्स द बर्ड्स। ठीक है, मतलब मैं तुमको एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दूँ, ट्री का एग्जाम्पल दूँ। ये ट्री है ना, ट्री का पत्ती, ट्री का लीव कौन खा रहा है, ट्री का लीव कौन खा रहा है, डियर खा रहा है। और डियर को कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है। ठीक है, अरे पेड़ का पत्ती कौन खा रहा है, डियर खा रहा है। और डियर को कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है। समझ गए, ये हो गया आपका फूड वेव। मतलब पेड़ की पत्ती डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है, दैट इज कॉल्ड फूड वेव। ठीक है, इंसेक्ट ईट द प्लांट। ठीक है, बर्ड डैट ईट द इंसेक्ट, मतलब सुनो ना, प्लांट को कौन खाया, इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाया, बर्ड, कौन खाया, बर्ड। ठीक है, और बर्ड को कौन खा गया, लेट से स्नैक खा गया, बर्ड को लेट से स्नैक खा गया, या कोई जानवर खा गया। तो प्लांट को खाया इंसेक्ट। देखो ना, बहुत सारे कीड़े मकोड़े नहीं ले आते हैं प्लांट में, अरे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, देखना प्लांट, तुम घर में सब्जी लाते हो क्या, कीड़े वगैरह नहीं घर में सब्जी में आ जाते हैं। तो प्लांट को कौन खाया, इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाया बर्ड, बर्ड को खा गया कोई और। ये हो गया आपका फूड वेव। समझ गए। हैबिट हैबिटेट का मतलब होता है, हैबिटेट इज हैबिटेट इज लाइक अ कोजी होम वेयर प्लांट एनिमल्स लिव। मतलब हैबिटेट क्या है, एक ऐसा घर है जहाँ पे प्लांट और एनिमल एक साथ रहते हैं। इट्स वेयर दे फाउंड एवरीथिंग दे नीड टू सर्वाइव, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ आप उनको पानी, खाना मिल गया, वाटर मिल गया, शेल्टर मिल गया, स्पेस मिल गया, इसको बोलते हैं हैबिट। एग्जाम्पल दो, जैसे एक तालाब है, मान लो एक तालाब है, ठीक है, उस तालाब में जो फ्रॉग है वो क्या कर रहा, देखो तालाब मतलब अ पॉन्ड हैबिटेट माइट प्रोवाइड द वाटर फॉर फ्रॉग टू स्विम। तालाब में जो मेढक है वो तैर रहा है, तालाब में जो मेढक है वो क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, इंसेक्ट टू ईट, और वो इंसेक्ट को खा के अपना जीवन, मतलब देखो एक फ्रॉग है, फ्रॉग को तैरना है तो तालाब उसको वाटर दे दिया। अब उस तालाब में बहुत सारे इंसेक्ट है, उन इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। ठीक है, उन इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग। आपको पता है उसी पॉन्ड में बहुत सारे स्नेक होंगे, सांप, बहुत सारे क्या होंगे, स्नेक होंगे, जो फ्रॉग को खाएंगे, समझ गए। एंड प्लांट फॉर द शेल्टर। अब तुमको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मान लो तालाब है, यहाँ बहुत सारा क्या है, पानी है। अब मान लो ये फ्रॉग है, अब यहाँ पे फ्रॉग क्या कर रहा है, इस पानी में स्विम कर रहा है। ठीक है, ये लेट से बहुत सारे इंसेक्ट है, इन सारे इंसेक्ट कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। इन सारे इंसेक्ट कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना बहुत सारे मान लो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
ठीक है। अब इन पेड़ पौधे के आसपास होता है ना शेल्टर, उन पेड़ पौधे की पत्तियों पे तुम लोग मेढक को पत्ती पे पेड़ पे चढ़े हुए या पेड़ की पत्तियों पे बैठे हुए देखा कि नहीं देखा, देखा ही होगा। तो अब फ्रॉग क्या कर रहा है, इनके पास शेल्टर भी ले रहा है, और हो सकता है इसी पेड़ के पास में बैठा हुआ सांप भी हो जो इसको खा जाए। तो एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा एक्चुअली प्लेस बोल सकते हो जहां पर एनिमल और प्लांट दोनों साथ में रह रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं सरवाइव करने में। दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं सरवाइव करने में। ऐसे इकोसिस्टम बोलते हैं हैबिटेट। एग्जाम्पल तालाब, तालाब में मेढक है, वो स्विम कर रहे हैं। तालाब में आसपास के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं जिस पर बहुत सारे इंसेक्ट हैं। ठीक है, हो सकता है उसी उसी प्लांट पर सांप भी बैठा हुआ है। तो फ्रॉग इंसेक्ट को खा रहा है, सांप फ्रॉग को खा रहा है। समझ रहे हो? तो दोनों सरवाइव हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार के अपना सरवाइव कर रहे हैं। अब जहाँ पे प्लांट हो और जहाँ पे एनिमल हो, दोनों साथ में सरवाइव कर रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ सारी व्यवस्था की गई है उसको हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, इट वेयर दे फाइंड एवरीथिंग, जहाँ पे उनको सब कुछ मिल जाएगा, खाना भी मिल गया, वाटर मिल गया, शेल्टर मिल गया और स्पेस मिल गया। ठीक है। इकोटोन क्या होता है? जहां पे दो डिफरेंट हैबिटेट एक साथ मिलते हैं। इकोटोन इज लाइक अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द टू डिफरेंट हैबिटेट। मतलब जहां पे दो हैबिटेट एक साथ मिलते हैं उसको इकोटोन बोलते हैं। जहां पे दो हैबिटेट एक साथ मिलते हैं उसको हमने क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। फिर से याद रखना, जहां पे दो हैबिटेट या दो दो इकोसिस्टम जब एक साथ मिलता है ना उसको इकोटोन बोलते हैं। अब तुमको अगर मैं एग्जांपल दूं इकोटोन का, तो बेस्ट एग्जांपल हमारा सुंदरवन है। सुंदरवन से बेस्ट एग्जांपल तुमको इकोटोन का नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जैसे सुंदरवन है ना, सुंदरवन में क्या हो रहा है, ये जो सुंदरवन है वहां पे लैंड भी है और सी भी है। पता है ना, लैंड भी और सी भी है। लैंड पर अपना इकोसिस्टम है, सी में अपना इकोसिस्टम है। तो जब दो इकोसिस्टम एक साथ मर्ज हो जाते हैं ना उसको अपने इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। समझे ना? अब जैसे जो आपने सुना होगा सुंदरवन में ना मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, है ना, ऐसे कटीले कटीले ऐसे निकल आते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। वो क्या प्लांट है? ध्यान से ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है? प्लांट है जो सॉल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर जाता है। फ्रेश वाटर या सॉल्टी वाटर दोनों में सर्वाइव कर जाता है। नॉर्मली ये सॉल्टी वाटर में सर्वाइव कर जाता है। ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि समुद्र और लैंड, उस लैंड पर क्या फॉरेस्ट है, ध्यान सुना, उस लैंड पे क्या फॉरेस्ट है? कौन सा फॉरेस्ट? मैनग्रोव फॉरेस्ट। कभी सुंदरबन जाना देखना, बहुत सारे ऐसे मतलब नुकीले टाइप से निकले रहते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं उसमें। वो लैंड पर है, उसके बगल में क्या है? सी है, मतलब समुद्र है। तो जब लैंड और समुद्र, तो लैंड पर अपना एक जीवन है, लैंड पर क्या अपना एक जीवन, अपना एक इकोसिस्टम है, और समुद्र में अपना एक इकोसिस्टम है। समझ गया? लैंड पर अपना एक हैबिटेट है जहाँ पे लो एक अब सुनो, अब अगर मैं मैनग्रोव फॉरेस्ट की बात करूँ, वहाँ पे टाइगर है, वहाँ पे बियर है। ठीक है, वहाँ बहुत सारे इंसेक्ट है, बहुत सारे फ्रॉग है, स्नैक्स है, जो आपस में एक दूसरे को खा पी के जिंदा है। ऐसे ही अपना सी में भी तो बहुत सारे लोग हैं जो आपस में खा पी के जिंदा है। तो सी का अपना इकोसिस्टम है, लैंड का अपना इकोसिस्टम है। तो जब दो हैबिटेट या दो इकोसिस्टम एक साथ मिल जाता है उसको अपने बोलते हैं इकोटोन। ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैनग्रोव फॉरेस्ट इन सुंदरवन, इन सुंदरबंस इन इंडिया। ठीक है, ये अवॉइड करना, इसको अवॉइड करना। फूड चेन क्या होता है एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन? मैं आपको फूड चेन का कंपोनेंट पढ़ा दूंगा। सबसे पहले फूड वेव और फूड चेन का ना मैंने कुछ डिफरेंस दिया है। देखो ना, फूड चेन और फूड वेव का मैंने डिफरेंस दिया है। ठीक है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेव क्या होता है? फूड चेन में बेसिकली क्या होता है, सिंपल और लीनियर होता है। इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी पास। एक लीनियर सीक्वेंस मतलब एक सिंगल सीक्वेंस होता है, एक सिंगल सीक्वेंस होता है। अब एग्जांपल दूंगा तुमको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नहीं था क्या इसमें? रियलिस्टिक, शायद एग्जांपल मैंने लिखा, देख लेता हूँ एक मिनट।
आ जाओ, ये एग्जांपल बता से समझते हैं कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेव क्या होता है। देखो ये फूड चेन और ये फूड वेव है, ठीक है। फूड चेन क्या है, एक सिंगल लीनियर सीक्वेंस है शोइंग हु ईट होम। जैसे एग्जांपल, क्रॉस, घास को कौन खाया, डियर खाया, डियर कौन खाया, लायन खाया, समझ गए। घास को डियर खाया, डियर को लायन खाया, इसको बोलते हैं फूड चेन हो गया, मतलब सिंगल हो गया। फूड वेव क्या हो गया, ये घास है, घास को डियर खाया, डियर को लायन खाया, एंड सेम ग्रास को रैबिट खाया, रैबिट को फॉक्स खाया, फॉक्स को लायन खाया। पता है यहाँ पे ये जो ग्रास है देखो ना, कॉमन है, कॉमन है। इस ग्रास को खाया डियर, डियर को खाया लायन। सेम ग्रास को खाया रैबिट, रैबिट को खाया फॉक्स, फॉक्स खाया लायन। समझ गए, तो ये हो गया फूड वेव। तो फूड वेव बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। कॉम्प्लेक्स मतलब सेम ग्रास को डियर भी खा रहा है, सेम ग्रास को रैबिट भी खा रहा है, ठीक है। तो डियर को लायन खाया और रैबिट को फॉक्स खाया, फॉक्स को कौन खाया, लायन खाया, ठीक है। तो ग्रास तो क्या सेम ही है। तो जब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, फूड वेव क्या, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ठीक है। फॉलो अ सिंगल पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो, ये तो सिंगल पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो है ना, कि ग्रॉस को डियर, डियर को लाइन, सिंगल पाथ है। पर ये तो क्या है, मल्टीपल पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो है, देखो ना। ग्रॉस को डियर, डियर को लाइन, फिर ग्रॉस को रैबिट, रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को लाइन, ठीक है। ये भी हो सकता है ग्रॉस को कौन खाया, ये रैबिट खाया, ठीक है। रैबिट, रैबिट खाया, रैबिट को लायन खा लिया। अरे क्या खरगोश को लायन नहीं खा सकता, खा सकता है ना, मतलब ये ग्रास है ना, ये ग्रास को कौन खाया, जैसे रैबिट खाया, रैबिट को लायन खा लिया। या इस ग्रास को पहले डियर खाया, डियर को लायन खा लिया। तो ये क्या मल्टीपल, ये क्या है ना, सो द मल्टीपल पाथ ऑफ एनर्जी फॉल, मल्टीपल पाथ है भाई। इधर तुम इधर आ जाओ, ये खा लेगा, या तुम सीधा जाओगे फिर ये खा लेगा, कैसे भी करके तुम कर सकते हो। ये होगा हमारा फूड वेब। और फूड चेन क्या हो गया, वही सिंपल, जो सिंपल है, जो सिंगल स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो जो सिंपल है हमारा, सिंपल सिंपल जो सीक्वेंस है, ग्रॉस को डियर खाएगा, डियर को लायन खाएगा, जो सिंपल प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फूड चेन। जो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स है उसको बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं। ये लेस स्टेबल बिकॉज इफ वन ऑर्गेनिज्म इज रिमूव देन चेन इज ब्रेक। ये लेस स्टेबल होता है बिकॉज अगर ये ग्रास खत्म कर दिया जाए, अगर ग्रास मतलब पेड़ पौधे खत्म कर दिया तो डियर क्या खाएगा, डियर जब रहेगा नहीं तो लायन, लायन क्या खाएगा। अगर ये खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे होता है मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ मल्टीपल फूड चेन आर कनेक्टेड। यहाँ पे क्या मोर स्टेबल बिकॉज बहुत सारे फूड का आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल फूड चेन आर कनेक्टेड, ठीक है। मल्टीपल फूड चेन आर क्या है, कनेक्टेड। लेट से डियर खत्म हो गया तो लाइन वाला कोई बात नहीं है, रैबिट बचा हुआ, फॉक्स बचा हुआ, इनको खा के हम जिंदा हो जाएंगे। मल्टी मकान तो जहाँ पे मल्टीपल पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो है, जहाँ पे मल्टीपल पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो उसको बोलते हैं फूड वेव। जहाँ पे सिंगल पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो, एनर्जी एनर्जी पाथ होता है या फ्लो होता है, उसको बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन, फूड चेन का कंपोनेंट्स क्या होता है। फूड चेन इज लाइक अ लाइन ऑफ सोइंग द हु ईट्स हुम इन नेचर, कौन किसको खाएगा, क्लियर हो चुका है। इसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर याद है ना, जो खुद का खाना बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर, अच्छा कंज्यूमर क्या होता है ये पढ़ लो, ये नहीं पढ़ाए थे। दीज एनिमल दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर एनर्जी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। पहला हार्बीवोरस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रैबिट ईट ग्रास। कार्निवोरस, लायन ईट जेब्रा। ओमनीवोरस, बियर ईटिंग बेरीज एंड फिश। जो बियर है जो फल भी खा रहा है, बेरीज भी खा रहा है और फिश भी खा रहा है, क्योंकि ओमनीवोरस। तो जो कंज्यूमर होते हैं ना, जो कंज्यूमर होते हैं वो दूसरे से एनर्जी लेते हैं, मतलब दूसरे को खाकर जिंदा रहते हैं, वो होता है कंज्यूमर्स। एक होता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर क्या होता है, दीज ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैक्टीरिया, फंगी दैट ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू न्यूट्रिएंट्स। देखो फर्क क्या, कंज्यूमर लिविंग चीज को खाता है, कंज्यूमर नॉर्मली लिविंग चीज को खाता है, और जो डीकम्पोजर होते हैं ना वो डेड प्लांट और डेड एनिमल को खाता है, ये होता है डीकम्पोजर, ठीक है। कंज्यूमर हो गया ऑलरेडी, हम लोग डन हो चुका है। देखो एग्जाम में आया हुआ कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, मॉर्निंग में आया हुआ वाला क्वेश्चन। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब अ डेट्रिस्टस। तुमको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल वाले समझो। क्वेश्चन है डेट्रियस फूड चेन क्या होता है। डेट्रियस फूड चेन क्या होता है, जो तो डेट्रियस फूड चेन के बदले सबसे पहले समझो यहाँ पे एक डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर याद रखना, डेड ऑर्गेनिक मैटर। फर्स्ट स्टेप आई, कोई डेड या तो पेड़ हो या एनिमल हो, मतलब टेट्रीवरस पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा डेड एनिमल हो सकता है, डेड डेड प्लांट हो सकता है, ठीक है। अब डेट्रीवरस किसे बोलते हैं, जो डेड मटेरियल खाता है, ईट डेड मटेरियल, जैसे अर्थवार्म हो गया, टर्मिसाइट हो, टर्मिटिस, टर्मिट्स। एक एग्जांपल और था यहाँ, क्या, ठीक है नहीं लिखा, अर्थवार्म हो गया, अर्थवार्म हो गया हमारा डेट्रीवोरस। डिकम्पोजर कौन हो गया, फंगी एंड बैक्टीरिया, ब्रेक डाउन इनटू द वेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। स्मॉल कॉर्निवरस कौन हो गया, ईट टेट्रीवेट्स, जैसे फ्रॉग एंड बर्ड्स। लार्ज कॉर्निवरस कौन हो गया, जैसे स्नेक ऑन ईगल्स, ये लार्ज कॉर्निवरस हो गया, ठीक है। मैंने एग्जांपल में तुमको समझाया है कि डेट्रीवेट फूड चेन का मतलब क्या होता है। और डेट्रियस फूड चेन स्टार्ट विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड बॉडी से स्टार्ट, चाहे डेड प्लांट हो या डेड एनिमल हो या वेस्ट हो, इज ब्रोकन बाय द डीकम्पोजर एंड डेट्रीवोरस। तो मतलब जो डेड प्लांट, सिंपली बताऊं, डेड प्लांट को, अगर डेड प्लांट को, एनिमल को या वेस्ट को, ठीक है, अर्थवर्म खाए या बैक्टीरिया या फंगी खाए, मतलब डेट्रीवोरस खाए या डिकम्पोजर खाए, इसी को अपने बोलते हैं डेट्रीवियस फूड चेन। तो डेट्रियस फूड चेन का मतलब क्या हो गया, डेड बॉडी, डेड प्लांट को कौन खा रहा है, फंगी खा रहा है, बैक्टीरिया खा रहा है और अर्थवर्म खा रहा है, मतलब डेट्रीवोरस खा रहा है और डिकम्पोजर खा रहा है। तो जब डेट्रीवोरस और डिकम्पोजर मिल करके डेड प्लांट और डेड एनिमल को खाते हैं, उसको अपने बोलते हैं डेट्रीवस फूड चेन, ठीक है। अच्छा, हम लोग थे वाई शेप्ड एनर्जी, ठीक है। एक्सप्लेन वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन इकोसिस्टम, 2023 में आया था, डे सेक्शन वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। वाई शेप्ड क्या होता है, देखो ना, वो वाई शेप्ड में दो चीज होता है, एक होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब पत्ती को डियर खाया, डियर को बेसिकली टाइगर ने खाया, स्टार्ट विद द लिविंग ग्रीन प्लांट, ये हो गया जीएफसी, ठीक है। एक होता है आपका डेट्रिस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, मतलब ये डेड बॉडी से स्टार्ट हुआ और मिट्टी में मिल गया। मतलब देखो ना, कोई डेड बॉडी था, उसमें फंगी लगा, कीड़े मकोड़े लगे, उसको गिद्ध खाया, ठीक है, बाद में फिर वो मिट्टी में मिल गया। तो ये स्टार्ट हो रहा लिविंग से और ये स्टार्ट हो रहा डेड से, ये वाई सेफ हो गया ना, ये वाई सेफ हो गया। दोनों क्या हो रहा है, एक लेट से ये स्टार्ट हो रहा है लिविंग से और ये स्टार्ट हो रहा है डेड से। both chain interact at a different level of forming y shape showing how energy flow through the different organism, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाई शेप बनाते हैं और अलग अलग एनर्जी फ्लो करते हैं। टू डिफरेंट पाथवे, ठीक है, जैसे पहला सन प्लांट, ठीक है, अरे सन, सन का एनर्जी कौन लिया, प्लांट लिया, प्लांट से डियर पत्ती खाया और डियर को कौन खा गया, बेसिकली टाइगर खा गया, समझ गए ना। तो ये हो गया बेसिकली आपका जीएफसी हो गया। डीएफसी बेसिकली क्या हो गया, जो डेड बॉडी को खाया, डेड बॉडी था, डेड बॉडी को फंगी वंगी बैक्टीरिया बर्ड खाए और बाद में वो मिट्टी में मिल गया और डिकम्पोज हो गया। तो दोनों का रास्ता क्या अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो हो गया। द अदर वंस ऑफ द टेट्रियस फूड चेन, जहाँ पे डेड प्लांट या एनिमल चालू होता है, डिकम्पोजर, टेट्रीवोरस एंड स्मॉल कॉर्निवोरस, ठीक है। इन सबका एग्जांपल मैंने ऊपर में दिया है, देख लेना है, सबका एग्जांपल मैंने ऊपर में दिया और नेक्स्ट इसके पहले वाला पेज में वहाँ देख लेना। इकोलॉजी सक्सेशन क्या होता है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा, मैंने बता दिया था। जैसे मान लो ये जंगल था, बताया था ना, ये जंगल था, इसमें आग लगे, इसमें क्या लग गया, फायर लग गया, तो जंगल पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, जंगल पूरा खत्म हो गया। लेकिन कुछ नेचुरल प्रोसेस हुआ, ठीक है, कुछ नेचुरल प्रोसेस हुआ जहाँ पे छोटे 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 क्या निकले, पेड़ पौधे निकलना स्टार्ट हुए, बाद में क्या बन गए, ट्री बन गए, और ट्री से क्या बन गया, फॉरेस्ट बन गया। तो छोटे से फिर क्या बना, ट्री बना, ट्री से क्या बन गया, फॉरेस्ट बन गया। इसको बोलते हैं इकोलॉजी सक्सेशन। देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ, सेम चीज़ जो मैंने बोला, सेम एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ, सेम एग्जाम्पल दिया। देखो अब बैरन लैंड, मतलब एक ऐसा जमीन जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, स्लोली डेवलप स्मॉल प्लांट, मतलब एक ऐसा लैंड जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पे छोटे मोटे प्लांट निकले,
ठीक है, और बाद में वो प्लांट बड़े प्लांट बन गए, अब बड़े प्लांट से होकर के वो फॉरेस्ट बन गए, ठीक है। तो वो आपका हो गया इकोलॉजी सक्सेशन। एक जमीन था जहाँ पे नो प्लांट, छोटा सा प्लांट, फिर बड़ा प्लांट, फिर चारों तरफ प्लांट ही प्लांट हो गया, फॉरेस्ट बन गया, इकोलॉजी सक्सेशन। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी का मतलब जहाँ पे पहले जीवन नहीं था वहाँ पे एक नया जीवन आया। हैपनिंग इन एरिया वेयर लाइफ नेवर एग्जिस्टेड, मतलब उसके पहले कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था। लाइक ए न्यू वॉल्केनिक आइलैंड, मतलब एक ऐसे एरिया जहाँ पे पहले जीवन नहीं था लेकिन अब वहाँ पे पेड़ पौधे प्लांट वगैरह आ गए, एनिमल आ गए। ये हो गया आपका प्राइमरी सक्सेशन। और एक हो गया सेकेंडरी सेक्शन, जहाँ पे पहले जीवन था दोबारा से वापस आ गया। एग्जाम्पल था जंगल वाला, जंगल में आग लग गया तो पूरा जंगल जल गया, जंगल क्या हो गया, खाली हो गया। बट 4 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जंगल फिर हरा भरा हो गया। तो पहले जीवन था, दोबारा जीवन आ गया, सेकेंडरी। पहले जीवन नहीं था, उसके बाद जीवन आ गया, प्राइमरी। व्हाट डू मीन बाय द शेयर इन इकोलॉजी सक्सेशन? शेयर का मतलब होता है प्रोसेस इन इकोलॉजी। सिंपल्स में तुमको इस एग्जांपल से तुमको इस वर्ड का मतलब समझा दे रहा हूँ। शेयर का मतलब बेसिकली प्रोसेस होता है, बस याद रखना है। शेयर इज स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजी सक्सेशन। देखो ना प्रोसेस क्या था, ये मान लो रॉक है, रॉक के ऊपर क्या आया, ट्री आया। मैं बना दे रहा हूँ, मान लो ये रॉक है, ये रॉक है, ठीक है। अब मान लो तो यहाँ पे एक ट्री निकला, यहाँ पे मान लो एक ट्री निकला, फिर ये यहाँ से मान लो एक प्लांट निकला, प्लांट से क्या बन गया, ट्री बन गया, और ट्री से क्या बन गया, फॉरेस्ट बन गया, ट्री से क्या ना फॉरेस्ट बन गया। ये हो गया पहला स्टेज, ये हो गया सेकंड स्टेज, हो गया थर्ड स्टेज, हो गया फोर्थ स्टेज। इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीयर इन इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीयर इन इकोलॉजी। पेयर रॉक मतलब रॉक पे, ये रॉक पर कोई जीवन नहीं था। लिंचेस एंड मोसेस मतलब लिंचेस का तो बैक्टीरिया होता है, जो इस रॉक के ऊपर बैक्टीरिया आया। तुम लोग कभी अपना फर्नीचर देखा, फर्नीचर के अंदर कीड़ा लग जाता है। अरे फर्नीचर क्या एक नॉन लिविंग थिंग है, उसके ऊपर कीड़ा, दीमक नहीं देखो, दीमक लग जाता फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर दीमक लग जाता, वही। तो कभी बुक 4-5 साल यूज तो बुक के अंदर कीड़ा आ जाता, वही चीज़ है। तो लिंचस मतलब क्या हो गया, एक फंगी टाइप का हो गया। मोशस, लिंचस मतलब एक कीड़ा टाइप हो गया। मोशस मतलब एक स्मॉल ऐसा प्लांट जिसका कोई जड़ नहीं, जिसका कोई मतलब एक होता है ना नॉन स्मेल प्लांट, जिसमें कोई सुगंध नहीं है, जिसका कोई जड़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा रॉक जिस पर क्या है लिंचेस, मतलब एक फंगी आ चुका और एक ऐसे प्लांट आ चुके हैं। इसको बोलते हैं पाइनर सीयर, मतलब सबसे इनिशियल स्टेज बोलते हैं इसको। फिर बाद में ये प्लांट क्या बनेगा, स्मॉल प्लांट में कन्वर्ट होगा, स्मॉल से फिर वो ट्री में कन्वर्ट होगा, और ट्री से फिर वो क्या बन जाएगा, फॉरेस्ट बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस आया ना, इसी प्रोसेस को अपने बोलते हैं शेयर इन इकोलॉजी, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, a group of same species living in particular area and how they interact with their environment। सेम स्पेसीज एक एरिया में रहता है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। जैसे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 500 डियर एक साथ रह रहे हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ पे 500 डियर एक साथ रह रहे हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। एक होता आपका कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी का मतलब हो गया, इट स्टडी ऑल डिफरेंट स्पेसीज लिविंग टुगेदर इन एरिया एंड हाउ दे इंटरेक्ट। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज रह रहे हैं, ये हो गया कम्युनिटी इकोलॉजी, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब क्या होगा, एक ऐसा एरिया जहाँ पे सेम मतलब डियर है, चारों तरफ डियर है, चारों तरफ क्या है, डियर हो गया, ये हो गया पॉपुलेशन इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी मतलब ऐसा, इट स्टडी ऑल डिफरेंट स्पेसीज लिविंग टुगेदर इन एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारे स्पेसीज, जंगल देख लो ना, एक जंगल है जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु एनिमल प्लांट वगैरह रहते हैं, वो हो गया आपका कम्युनिटी इकोलॉजी। देखो कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है, मान लो एक जंगल है जहाँ पे डियर भी है, टाइगर भी है, पेड़ पौधे भी हैं और पक्षियाँ भी हैं, तो जंगल हो गया। पॉपुलेशन इकोलॉजी में क्या हो गया कि मान लो जंगल में ना एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डियर रह रहा है, एक ही कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब लास्ट में व्हाट इज इकोटोन, इकोटोन बता चुका हूँ। इकोटोन का बेस्ट एग्जांपल क्या था, मैंग्रोव ग्रो फॉरेस्ट और इकोटोन बिटवीन द लैंड एंड सी इकोसिस्टम। सुंदरवन का एग्जांपल मैंने तुमको ऑलरेडी दे चुका है। हैज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब दो इकोसिस्टम, देखो ना, हैज इफेक्ट हैपन व्हेन
बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ द स्पेसीज इज अ हायर एट द बाउंड्री ऑफ टू इकोसिस्टम कंपेयर टू इनसाइड दम। सिंपल बताऊं, जब दो इकोसिस्टम एक साथ मिलते हैं वहां पे बहुत सारे स्पेसीज, बहुत सारे प्लांट स्पेसीज मतलब आपस में टकराते हैं, उसको बोलते हैं हेज इफेक्ट। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो ना ग्रॉस, ये एग्जांपल देखो ना, ग्रॉस फॉरेस्ट ग्रॉस लैंड इकोटोन, फॉरेस्ट ग्रास लैंड इकोटोन। फॉरेस्ट में बेसिकली क्या बहुत सारे, अगर फॉरेस्ट की बात करूँ तो उसमें एनिमल टाइगर बहुत सारे हैं, और ग्रास लैंड की बात करूँ उसमें रैबिट है, फॉक्सेस है और फाउंड है। ठीक है, तो डियर टाइगर बेसिकली क्या हो गया, फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में कहाँ आ गया आपका, रैबिट आ गया, फॉक्सेस आ गया, या गया ग्रास लैंड हो गया। तो जब दो हो गया ना फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रॉस इकोसिस्टम जो आपस में टकराते हैं, मिलते हैं ना, उसको अपने बोलते हैं हेज इफेक्ट बोलते हैं, समझ गए। जब फॉरेस्ट और ग्रास लैंड आपस में मिलता है ना, उसको बोलते हैं हेज इफेक्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में अपना एक इकोसिस्टम है, ग्रास में अपना एक इकोसिस्टम है, दैट इज कॉल्ड हेज इफेक्ट। इकोलॉजिकल नीच का मतलब क्या हो गया, इकोलॉजिकल नीच इज द रोल एंड पोजीशन ऑफ द स्पेसीज इन इट्स इकोसिस्टम। देखो हर एक स्पेसीज का अपना इकोसिस्टम में रोल है, हर एक स्पीशीज का अपना क्या एक इकोसिस्टम में क्या है रोल है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीड। जैसे एग्जांपल मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है, फ्लावर में से फ्लावर में से क्या निकालती है, फलों का जूस निकालती है और उससे क्या बनाती है, हनी बनाती है। तो हनी बी का क्या अपना एक रोल है, एक अपना पोजीशन है इस पूरे इकोसिस्टम में। तो वही बोल रहा है कि एन इकोलॉजिकल नीच इज द रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पेसीज इन इकोसिस्टम। जितने भी स्पेसीज है ना उनका अपना एक रोल है। जैसे जब डेड बॉडी जब हुराती है, लेट से कोई एनिमल का डेड बॉडी है, उससे बहुत सारे फंगस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, गिद्ध वगैरह आ जाता है, और उसे डेड बॉडी को खत्म कर देता है, साफ कर देता है। जो हड्डी बचता है वो हड्डी क्या मिट्टी में चला जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया थे, गिद्ध थे, इनका अपना एक रोल है, एक अपना पोजिशन है पूरे इकोसिस्टम में, उसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल नीच बोलते हैं। तो हनी बी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हनी बी का। अब एक एग्जाम्पल दे सकते हैं टाइगर, टाइगर का अपना रोल है कि भाई पेड़ पौधे पत्ती है। एक कहावत है ना कि अगर टाइगर डियर लोग को नहीं मारेगा तो डियर लोग तो सारे पेड़ पौधे को खा जाएंगे। जब सारा पेड़ पौधा का मतलब सारे पेड़ पौधे पत्ती को खा जाएंगे तो जब पेड़ नहीं रहेगा तो इंसान कैसे रहेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए डियर अगर नंबर ऑफ डियर ज़्यादा रहेंगे तो पेड़ पौधे ज़्यादा खाएंगे। तो टाइगर क्या करता है, डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर डियर को ख़त्म करते रहता है। तो क्या करता है, डियर की पॉपुलेशन को बैलेंस करता है। अगर डियर की पॉपुलेशन बैलेंस रहेगा तो ट्री की पॉपुलेशन बेटर रहेगी, समझ गया ना। तो ट्री, डियर और आपका टाइगर। तो ट्री का अपना रोल है इकोसिस्टम में, डियर का अपना रोल है इकोसिस्टम में, और टाइगर का अपना रोल है इकोसिस्टम में। तो जिसका जिसका अपना अपना एक रोल है, पोजीशन है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीच। ठीक है, इकोलॉजिकल पैरामिड डायग्राम समझेंगे, पैरामिड ऑफ बायोमास डायग्राम समझेंगे, और पैरामिड ऑफ एनर्जी डायग्राम में समझेंगे। आयो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड। इकोलॉजिकल, ये इकोलॉजिकल पैरामिड है, इकोलॉजिकल। ठीक है, ध्यान समझना, ये इसको ध्यान समझना, ये पेड़ पौधे हैं। ठीक है, इनको कौन खा रहा है, बटरफ्लाई, ग्रॉस होपर, एंट, कैटरपिलर, बी। इनको कौन खा रहा है, रैट खा रहा है, स्पैरो खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। इन लोगों को कौन खा रहा है, स्नैक खा रहा है, आउल खा रहा है। और इनको कौन खा रहा है, ईगल खा रहा है। समझ गए ना, ये दोनों इनका खाना है, सॉरी इनका खाना ये लोग है, फिर इनका खाना ये लोग है, इनका खाना ये लोग है, और इसका खाना ये लोग है। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पैरामीटर। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, और ये इसके ऊपर डिपेंड है, और ये इसके ऊपर डिपेंड है। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड। ठीक है, पैरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है। ठीक है, पैरामिड ऑफ बायोमास का मतलब होता है कि भाई ये प्रोड्यूसर बहुत, मान लो एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मान लो 1000 kg पेड़ पौधे हैं, पर इनको खाने वाले मान लो 100 kg हैं। ठीक है, और इनको खाने वाले मान लो 10 kg हैं, और जंगल में तो एक ही शेर रहेगा, इसलिए मान लो यहाँ पे एक है। तो मतलब क्या है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, 1000 kg। ठीक है, उसके बाद डियर है, इनको खाने के लिए मतलब पेड़ पौधों को खाने के लिए क्या है, 100 kg, और इनको खाने के लिए 1000 kg, और इनको खाने के लिए 1 kg। मतलब क्या है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके बाद इनकी पॉपुलेशन कम है, इनकी पॉपुलेशन कम है, और इनकी पॉपुलेशन कम है। ये हो गया पैरामिड बायोमास हो गया, पैरामिड बायोमास। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे,
pyramid biomass show the total mass of living organism at each level of food chain। अब देखो ना, पेड़ पौधे मतलब एक अमाउंट समझा रहा हूँ। मान लो पेड़ पौधे हैं 1000 kg। अब 1000 kg पेड़ पौधों को खाने के लिए मान लो 100 kg का एनिमल है, ठीक है। अब 100 kg के एनिमल को खाने के लिए मान लो यहाँ पे डियर है, यहाँ पे मान लो रैबिट है, तो डियर और रैबिट मिला के है 100 kg, ठीक है। इन दोनों को कौन खाएगा? देखो 100 kg हमारा क्या प्लांट है, इसको खाने के लिए मान लो डियर और रैबिट मिला के 100 kg है, ठीक है। डियर और रैबिट को खाने के लिए मान लो ये तुम्हारा उल्फ जो भेड़िया है वो मान लो 10 kg का है, ठीक है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन कम है। और उससे भी कम पॉपुलेशन किसकी है? लायन की। भाई जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर तो एक ही रहेगा। तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उससे कम पॉपुलेशन इनकी है, इससे भी कम पॉपुलेशन इनका, और सबसे कम पॉपुलेशन इनकी है। इसको बोलते हैं पैरामिड ऑफ बायोमास। क्या बोलते हैं? पैरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। एक होता है एनर्जी पैरामिड। एनर्जी पैरामिड का मतलब क्या है? ये सन है, सन इनको 100% एनर्जी दे रहा है। सन इनको 100% एनर्जी दे रहा है। ये प्राइमरी कंज्यूमर जो ग्रॉस होपर इसको 10% एनर्जी दे रहा है। ये फ्रॉग को 1% एनर्जी दे रहा है, ठीक है। फ्रॉग स्नेक को 0.1% एनर्जी दे रहा है। तो देखो ना, यहाँ से जैसे जैसे हर एक लेवल पे जा रहा है एनर्जी कम होते चला जा रहा है। सन है, सन क्या कर रहा है? प्लांट वगैरह को 100% एनर्जी दे रहा है। प्लांट वगैरह ग्रास ऊपर को 10% एनर्जी दे रहा है, ये इसको 1% दे रहा है। सेकेंडरी फ्रॉग को 1% दे रहा है, और स्नेक को, फ्रॉग स्नेक को 0.1% दे रहा है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, द पैरामीटर ऑफ एनर्जी शो द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल ऑफ अनदर विद द एनर्जी डिक्रीज एट ईच लेवल। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे एनर्जी क्या होगा? कम होते चला जाएगा, ठीक है ना। पैरामिड ऑफ एनर्जी। तो आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। सुनो, चैप्टर 2 कंप्लीट होता है आपका, और कल मतलब 21 तारीख को ही आपका पार्ट भी आएगा, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस PDF का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।